अगर आपका पेपर 2 में टारगेट है 80 प्लस MCQs का, तो डेली वीडियो PDF नोट्स और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के लिए ज्वाइन करिए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप। तो नीचे दिए गए नंबर पे अभी हमें कॉन्टैक्ट और व्हाट्सएप करिए। सकारात्मक समानता है और क्या सकारात्मक समानता है, इस पे बात करेंगे। इसके साथ ही सबसे पहले हम टानी की बात कर लेते हैं। टानी एक विचारक हुआ करते हैं जिनके अनुसार ब्रिटिश लोगों में समाज में अधिक्रमता को स्वाभाविक मानते हैं तथा विशेषाधिकार को पूर्णतः स्वीकार करते थे। तो उनके हिसाब से समानता ये थी जिसको कह सकते हैं सोपानिक विषमता, अर्थात क्रम के हिसाब से जो विषमता थी ये उनकी समानता थी और ये उस समानता के समर्थक थे। आगे फिर जैसे टोनी करते हैं कि टोनी ने इनके तर्क में एक पक्ष भी इनके पक्ष में एक तर्क भी प्रस्तुत किया और वो ये तर्क था कि मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति मानवीय क्षमताओं की प्राप्ति के लिए समान आवश्यक है। अर्थात जो व्यक्ति जिस मानव संपदा मानव सोसाइटी में जीवित है उसकी क्षमताओं की पूर्ति कितनी हो पाती है, कहाँ तक नहीं हो पाती है, इन दायित्वों को निर्वहन करने के लिए किस समानता की आवश्यकता है उसकी बात करते हैं। और इन्हीं सभी में 4 क्राइटेरिया भी निर्धारित करते हैं। इन 4 क्राइटेरियों पे समानता होनी चाहिए। उसमें पहला इन्होंने ये कहा कि व्यक्ति स्वायत्त और अपनी क्षमताओं के विकास से प्रयत्नशील होता है और यदि व्यक्ति को स्वायत्तता प्रदान नहीं की गई तो अपनी क्षमताओं का विकास नहीं कर पाएगा। अर्थात व्यक्ति स्वयं अपने आप की प्रोग्रेस के लिए प्रयास करता है लेकिन उसको थोड़ी सुविधा उपलब्धता की आवश्यकता है जो जिम्मेदारी राज्य की होगी, तो इसको ये समानता मानते हैं। दूसरे, समानता की संकल्पना मानवीय आधार पर होनी चाहिए। तीसरी, मनुष्यता उसमें आवश्यक है, उसमें मनुष्यता के गुण होने चाहिए और समान व्यवहार होना चाहिए। और चौथे अर्थों में कह लें समाज में विभिन्न समूहों के मध्य भी विषमता नहीं होनी चाहिए। जो अलग अलग सोसाइटी के लोग हैं सबको एक साथ मिलकर और समानता को लागू करने का प्रयास करना चाहिए। कोई गुटबाजी नहीं होनी चाहिए, कोई राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, ऐसा मानना टोनी का है। इसके बाद फिर 18वीं शताब्दी की बात कर लें। रूसो एक ऐसा सोशल विचारक रहा जो किसी भी पॉइंट पे अपने दर्शन को देता रहा। आप जानते हैं, जो भी पॉलिटिकल साइंस के छात्र हैं उनको पता है कि रूसो का विचार किसी भी बिंदु पे बड़ा ही प्रासंगिक रहा, चाहे वह न्याय हो, चाहे स्वतंत्रता हो, चाहे समानता हो, चाहे अधिकार हो, चाहे लोकतंत्र हो। तो रूसो ने भी समानता पे भी अपनी बात कही और रूसो ने जिस समानता का पक्षधर है वो ये है कि विषमता की उत्पत्ति के कारण मार्मिक रूप में जो व्यक्त किया रूसो ने वो ये किया कि व्यक्ति जन्म से समान होता है। जैसा कि रूसो का मानना है कि व्यक्ति जन्म से समान होता है और जो प्राकृतिक अवस्था थी तो व्यक्ति अपने परायेपन से बड़ा दूर था और जो ही संपदा का आविर्भाव हुआ, संपदा इन सेंस प्रॉपर्टी, संपत्ति का आविर्भाव हुआ, आगमन हुआ, तो व्यक्ति लालची लोभी होगा और यहाँ से समानता खत्म होने लगी। अर्थात रूसो का ये मानना है कि व्यक्ति जन्म से समान था और प्राकृतिक अवस्था में वो किसी तरह का द्वेष भाव राग नहीं रखता था, आपस में बड़ा प्रेम था। लेकिन निजी संपत्ति का अवतार होते ही, निजी संपत्ति की धारणा आते ही व्यक्ति के मन में घृणा का भाव पैदा होगा और यहीं से लोग असमान होने लगे। अगर उस प्राकृतिक अवस्था की बात कर लें, प्राकृतिक अवस्था जो पूर्ण स्वतंत्रता की थी, तो उसमें व्यक्ति समान था, ऐसा मानना रूसो का है। और इसका प्रभाव, आप अगर मैं बात करूं तो इसका प्रभाव जो फ्रांसीसी क्रांति थी उस पर पड़ा और फ्रांसीसी क्रांति में इसी के प्रभाव की समानता और बंधुत्व की बात की गई। वो रूसो के विचारों का कहीं ना कहीं असर था और लाक के विचारों का कहीं ना कहीं असर था। रूसो और लाक के विचारों का बड़ा प्रभाव रहा इन क्रांतियों पे। अब समानता के प्रकार की बात कर लेते हैं तो बहुत प्रकार की होती है। औपचारिक समानता, परिणामों की समानता, अवसर की समानता, सकारात्मक क्रिया, इस तरह ढेर सारे। तो हम पहले बात करते हैं औपचारिक समानता की। औपचारिक समानता के अंतर्गत हम बात करेंगे 17वीं 18वीं शताब्दी में जो फ्रांसीसी क्रांति की घोषणा हुई, उसमें औपचारिक समानता को महत्व दिया गया। अर्थात औपचारिक समानता का अर्थ है कि नियम और कानून के हिसाब से, समाज के हिसाब से कोई लीगल घोषणा हो जाए उसको हम औपचारिक कहते हैं। जैसे आप भी हैं, पढ़ते लिखते हैं, तो लोग होते हैं कि भाई ये औपचारिकता है कि सुबह अगर हमें उठना चाहिए, कोई मिलता है तो उसको गुड मॉर्निंग बोलना चाहिए, ये हमारी औपचारिकता है। इसी तरह औपचारिक समानता एक शब्द आया और ये फ्रांसीसी क्रांति में घोषित किया गया कि अब सभी लोग समान हैं, लेकिन इस समानता के में
धर्म, प्रजाति, रंग एवं लिंग के आधार पर नहीं, अपितु सभी व्यक्ति विधि के समान समान होंगे। पद प्रतिष्ठा का कोई महत्व नहीं दिया जाएगा, सबके साथ समान व्यवहार किया जाएगा। ये औपचारिक समानता थी, इसमें इनका विशेषाधिकार था कि इस तरह के समानता की बात करते हैं। परिणामों की समानता की बात आती है तो परिणामों की समानता में आर्थिक समानता को ज़्यादा प्रबल योग दिया जाएगा। जायज़ सी बात है, क्योंकि इस समानता में के जो पक्षधर रहे वो समाजवादी, साम्यवादी और अराजकतावादी विचारक रहे। तो जब समाजवादी और अराजकतावादी विचारक रहेंगे तो पूंजीवाद का विरोध होगा, और पूंजीवाद का विरोध होगा तो कहीं ना कहीं इस बात पे जोर दिया जाएगा कि एट लास्ट मिला क्या। तो ये परिणामों की समानता में इसी बात पे भी जोर दिया गया कि आखिर में सारे समानता के प्रयासों के बावजूद एट लास्ट मिला क्या, तो वो परिणाम की समानता रही। इसके मुख्य विचारक की अगर मैं बात कर लूँ तो आप मार्क्स को कह सकते हैं, क्योंकि मार्क्स साम्यवादी था और उसने इस पे ज़्यादा बल दिया। और इसमें एक धारणा टोनी साहब ने भी दी थी, और टोनी की इसी धारणा को हम को टैडपुल फिलॉसफी भी कहते हैं। टोनी ने इस परिणामों की समानता को एक धारणा दी जिसको टैडफुल फिलॉसफी कहते हैं, और जिसमें कहीं न कहीं उन्होंने स्पष्ट कहा कि अवसर की समानता की संकल्पना सबसे प्रबल है और हर व्यक्ति को अवसर की समानता मिले, वही टैडफुल फिलॉसफी। यही टोनी का विचार आगे चल के अवसर की समानता में कन्वर्ट हो जाता है, और इसी टोनी के विचार को लास्की ने प्रचारित किया, और अवसर की समानता का विश्वास करते हुए लास्की ने लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा दी, और यहीं से अवसर की तीसरी जो बात करेंगे अवसर की समानता, उसका विकास हुआ। तो लास्की साहब इसके प्रबल समर्थक रहे। उसके अनुसार इनके अलावा भी क्रिस्टबेल भी आधुनिक समाज में विषमताएं विद्यमान हैं, लेकिन उसमें अवसर की समानता के लिए युक्त तर्कसंगत विभेद की बात करते हैं क्रिस्टोल। फिर आगे जॉन्स राल्स ने भी यही कहा कि जो वंचित वर्ग हैं उनको अधिकतम लाभ मिले, और जो लोग डेवलप हैं उनको कम लाभ मिले। जो समाज की मुख्य धारा से अलग हैं उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए कुछ विशेषाधिकार दिया जाए, और इन विशेषाधिकारों को ही अवसर की समानता के आगे रखा जाए। और आगे आते हैं फिर डार्किन साहब, और डार्किन साहब ने संसाधन की समानता की बात कर ली, क्योंकि डार्किन आपको पता है सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट के पक्षधर थे। ये नियम उन्होंने ही दिया था, बायो में आप पढ़े होंगे। तो डार्किन साहब जब आए तो उन्होंने जो है संसाधन की समानता की बात कर ली। तो इन संसाधन की समानता में उन्होंने ये कहा कि जो संसाधनों का प्राथमिक वितरण होगा, पहली बार जब वितरण होगा, तो जो लोग शारीरिक रूप से थोड़ी विकलांग होंगे या शारीरिक रूप से थोड़ी कमज़ोर होंगे उनको संसाधन का वितरण थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन उसके बाद उनको छोड़ दिया जाएगा कि समाज में वो प्रतिस्पर्धा को कायम रखें, और प्रतिस्पर्धा करते हुए जिसके पास जितनी कैपेबिलिटी है, जितनी कैपेसिटी है, वो अपने हिसाब से ग्रो करे, और उसके बाद उसके हिसाब से उस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा। जो ग्रो व्यक्ति होगा उस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा, और जिनको फिर अपने आप को ग्रो करना है उनको एक बार दे दी गई अतिरिक्त मदद, अब दोबारा नहीं दी जाएगी। अब वो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की बात करने लगे कि आपको सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट के हिसाब से दे दिया जाए। इसमें मैं विशिष्ट वर्गवादियों के एक विचार की बात करूं जिसके विचारक हैं मोस्का, पेरेट, मिसेल्स। देखिए, कोई भी विचार से पहले हर तरह के संगठन, हर तरह के समुदाय, हर तरह की विचारधारा क्या कहती है ये भी जानना जरूरी होता है। तो ये जो विशिष्ट वर्गवादी हैं इनका ये कहना है कि ये समानता कहने को बराबर है, होती नहीं है, और शासन कुछ मुट्ठी भर लोगों के पास होता है, तो ये समानता अच्छी नहीं है, इसके हम समर्थक नहीं हैं। उसमें पेरेटो का एक स्टेटमेंट है फ्रेंड्स, आप बहुत ध्यान से इसको याद रखिएगा। पेरेटो ने इसी समानता के हिसाब से कहा कि कुछ लोग वैज्ञानिक रूप से शेर जैसे साहसी और लोमड़ी जैसे चालाक होते हैं जो शासन सत्ता को अपने हाथ में ले लेते हैं। चूंकि पेरेटो विशिष्ट वर्गवादी था, तो विशिष्ट वर्गवादी एक वर्ग विशेष की क्या योग्यता थी, वो कैसे शासन सत्ता को काबिज करता है, इस पे बात करता है। तो पेरेटो का ये स्टेटमेंट था। आप कंफ्यूज होते हैं, हाँ, वो मैं बताता चलूँ साथ साथ कि मैकियावेली का एक स्टेटमेंट था इसी तरह जो उसने प्रिंस में लिखा था, और प्रिंस में उन्होंने लिखा था कि राजा को शेर जैसा बलवान और लोमड़ी जैसे चालाक होना चाहिए, वो दूसरा स्टेटमेंट था, उस पर कंफ्यूज मत करिएगा। जबकि पेरेटो का क्या था कि वैज्ञानिक रूप से शेर जैसे साहसी और लोमड़ी जैसे चालाक लोग शासन सत्ता को अपने हाथ में ले लेते हैं। तो इसको लेके फ्रेंड्स आप कंफ्यूज मत करिएगा, ये दोनों अलग अलग हैं। अब इस तीनों समानता के बाद अवसर की समानता, परिणाम की समानता और
राजनैतिक समानता के बाद हम जो है अगले टॉपिक पे आएंगे, और अगला टॉपिक ये सब सोचते कि सकारात्मक क्रिया इसके अगेंस्ट क्या हुई। ये जो समानता के इतने विचारक हुए, इतने लोगों ने अपने पक्ष रखे, तो उसके अगेंस्ट जाहिर सी बात है कुछ सकारात्मक क्रिया हुई होगी, लोगों के विचार बेकार तो गए नहीं होंगे, कुछ ना कुछ जो है परिणाम निकले होंगे। तो उसमें जो है पहला परिणाम ये आप लिख सकते हैं कि लोकतांत्रिक राज्यों का विकास हुआ। पहला एक लाइन में मैं कहूँ तो लोकतांत्रिक राज्यों का विकास हुआ, और साथ साथ लोक कल्याणकारी राज्यों की प्रथा चल पड़ी, जो 1980 के बाद बहुत तेजी से उभरी। और इसका अमेरिका और भारत दोनों सबसे पक्षधर प्रबल राज्य रहे, और अमेरिका और भारत ने इसी लोक कल्याणकारी राज्य अतार्किक समानता के संबंध में संरक्षणात्मक विभेद का नियम बनाया। संरक्षणात्मक विभेद अर्थात जो लोग तार्किक रूप से पिछड़े हैं, समाज की मुख्य धारा से अलग हैं, उनके लिए कुछ अगड़े लोगों की स्वतंत्रता को बाधित करके और इनको उनके सामने कम जो है क्या कह सकते हैं, थोड़ी ज़्यादा सुविधा देके, कम ही अनुपात में कंपटीशन करा के और अधिक परिणाम उन्नति विकास की बात किया जाएगा। अर्थात एक तरह से कह सकते हैं, कहीं ना कहीं जो मैं कहना नहीं चाहता था आप उसको समझाना ही पड़ेगा, आरक्षण की बात करते हैं। ये कहीं ना कहीं आरक्षण की बात करते हैं, जिसको तार्किक असमानता कह सकते हैं, और वो आवश्यक है क्योंकि लोगों को समाज की मुख्य धारा में छोड़ना है। इसी आरक्षण के चक्कर में संरक्षणात्मक विभेद का नियम अमेरिका और भारत दोनों ने अपनाया। अमेरिका में मार्टिन लूथर के टाइम अपनाया गया। ब्लैक लोगों के नामांकन शिक्षा व्यवस्था में कम हुआ करते थे, तो उन्हें आरक्षण देके 12% और ब्लैक लोगों के विश्वविद्यालय में आरक्षण किए गए, चिकित्सा सेवाओं में आरक्षण किए गए। और भारत में इसी के आधार पे आप देखेंगे तो शैक्षिक और सार्वजनिक रूप से पिछड़े हुए लोगों को अतिरिक्त सुविधाएं मुहैया कराने और नौकरी में समान प्रतिनिधित्व के लिए आरक्षण और नामांकन में आरक्षण देने की बात कही जाती है। इसमें 3 नियम अपनाए गए। पहला था क्षतिपूर्ति का सिद्धांत, और दूसरा था समानुपातिक न्याय का सिद्धांत, और तीसरा था विवरणात्मक का सिद्धांत। क्षतिपूर्ति का सिद्धांत इन द सेंस कि जो लोग पिछड़े थे और उनको समाज की जो प्राकृतिक अवस्था के बंटवारे थे उसमें उनको कुछ खास नहीं मिल पाया, तो वो उनकी क्षति हो गई, तो आगे आरक्षण देके उनकी क्षतिपूर्ति की जाएगी। समानुपातिका का न्यास सिद्धांत था। इसमें ये था कि जो है जो लोग समानुपातिक रूप से पीछे हैं और उनको आगे करने के लिए कुछ अगड़े लोगों की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित किया जाएगा और उनको आगे बढ़ाया जाएगा। और विवरणात्मक सिद्धांत का सेंस ये था कि जो है सभी लोगों को वितरण के समय जो पिछड़े रह गए उनको ज़्यादा देके और जो बीच का गैप है उस गैप को ख़त्म किया जाएगा, अर्थात संरक्षणात्मक विभेद किया जाएगा। इसके विचारकों में आगे चले होंगे तो आप पढ़ेंगे, हम लोग इसको जब भारतीय राजनीति की शासन व्यवस्था पढ़ेंगे तो पिछड़ों के लिए अलग से संगठन बनाए गए, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए संगठन बनाए गए, संचार आयोग का गठन किया गया, ढेर सारी समितियां बनी और उन समितियों की क्या रिपोर्टें आईं, तो इस पे हम लोग बात करेंगे, तो वो उस समय बात करेंगे। अरस्तु एक विचारक था जिसको आप जानते हैं, उसने इस समानता के सक्रियात्मक सहयोग में एक बात ये कही थी कि जब हम अज्ञान के पर्दे के पीछे थे और लोग जो है कुछ नहीं जानते थे, तो उसमें जो सेवाओं का वितरण बराबर होना चाहिए था वो हुआ। उसके बाद भी समाज में कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो पीछे रह गए, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा सेवाएं प्रदान करनी चाहिए और प्रदान करके उनको मुख्य धारा में जोड़ना चाहिए। ऐसा ही विचार राल्स का भी था, ऐसा ही विचार राल्स का भी था। आपको बताते चलूँ जैसा कि अरस्तु ने दिया था। राल्स भी इस मुद्दे पे अपना एक मत रखते हैं और उन्होंने ये कहा कि जो है कि जो समाज के वंचित वर्ग हैं उनके उत्थान के लिए पूरे समाज के लिए कुछ हितकारी कार्य करना चाहिए। और इसका परिणाम क्या हुआ, इन राल्स और अरस्तु के विचारों का परिणाम क्या हुआ, वो 3 रूप से सामने आ गया। पहला आगे वैधानिक रूप में आया और पहला आ गया कि विधि के समक्ष सभी लोग समान हैं, विधि के समक्ष समानता का विचार आया, विधि के शासन का विचार और लोकतांत्रिक शासन का विचार आया। ये तीनों बातें कहीं जान राल्स और अरस्तु के दर्शन से प्रभावित थी।
अब इसके आगे बात करते हैं फ्रेंड, और ये करते हैं कि राजनैतिक समानता में क्या इसका प्रभाव रहा, इसका आरंभिक चरण क्या रहा। तो राजनैतिक समानता में प्रत्येक व्यक्ति को राजनैतिक सत्ता में समान सहभागिता देने के लिए लोकतांत्रिक सरकारों का गठन प्रारंभ किया। आपको पता है मध्य युग में राजतंत्र शाही व्यवस्था थी, पोप का शासन हुआ करता था या राजा का शासन हुआ करता था, जिसमें सबको समान रूप से लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं दी गई। तो आगे आने वाली सदियों में जो विकास का मध्य युग मैकियावेली के बाद आया, उस युग में लोकतांत्रिक राज्यों की भरमार हुई और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद तो विस्फोट हो गया। और इस लोकतांत्रिक राज्यों में लोगों की राजनैतिक सहभागिता बढ़ी और आरंभिक रूप से सब लोग राजनीति में भाग लेने के पक्षधर हो गए और सब लोगों ने राजनीति में अपनी सहभागिता को बढ़ा लिया। जिसमें मिल का एक विचार था, आपको पता होगा कि मिल ने कहा था कि प्रत्येक व्यक्ति को एक वोट का अधिकार नहीं होना चाहिए। जो धनाढ्य वर्ग है, जिनका समाज में ज़्यादा प्रतिनिधित्व है, ज़्यादा योगदान है, ज़्यादा सहयोग है, उनको ज़्यादा वोट का मत देना चाहिए। तो इसका बड़ा जो है विरोध हुआ, क्योंकि चूंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबको समान मत देने की बात कही गई थी, तो इसका कोई समर्थन नहीं किया। फिर डी टाकविले थे, इन्होंने भी इसका विरोध किया और अमेरिका में समानता की संकल्पना आने से लोकतंत्र का जो डी टाकविले के अनुसार लोकतंत्र की जो व्यवस्था है उसमें इनका ये मानना है कि कहीं ना कहीं बहुमत का शासन हो गया, निरंकुश शासन तंत्र बहुमत का हो गया, ऐसा मानना है। ये लोकतंत्र के विरोध में कहा डी टाकविले ने। लेकिन एक बात मैं और बताना चाहूँगा कि वो संभव भी नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति शासन सत्ता में भाग ले, वो कतई भर संभव नहीं है। यही आगे फिर पेरेटो, मिस्का और मिचल्स कहेंगे कि शासन मुट्ठी भर लोगों के हाथों में होता है, और वो सही है, ऐसा होता है, क्योंकि संभव नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति शासन सत्ता में भाग ले। अब इसके आ जाते हैं सामाजिक आर्थिक आयाम पे। तो सामाजिक आर्थिक आयाम में कोई बहुत खास नहीं है। वैधानिक समानता जो थी उसको आर्थिक रूप से जोड़ने की इन्होंने बात कही कि इसका पक्षधर जो रहे वो बारकर रहें, और उन्होंने कहा कि जब तक सामाजिक समानता स्थापित होगी तभी वैधानिक एवं राजनैतिक समानता महत्वपूर्ण होगी। अर्थात समाज में सबको जब तक समान नहीं किया जाएगा तब तक सबको राजनैतिक ये वैधानिक समानता नहीं मिल पाएगी। तो समाज में समान होने के लिए क्या करना पड़ेगा, आर्थिक रूप से सबको समान होना चाहिए, जैसा कि मार्क्स मानता है। तो आर्थिक रूप से समान होने के लिए मार्क्स की बात करें तो पूंजीवाद का विरोधी था, लेकिन बारकर की बात कर लें तो ये आर्थिक रूप से सबको समान होने के लिए अलग से वही तार्किक विभेद की बात करते हैं कि सबको कुछ अलग से जो है, जो पिछड़े वर्ग हैं उनको व्यवस्था दी जाए और व्यवस्था देके सबको एक साथ जोड़ा जाए, जैसा कि बात जॉन राल्स ने कही थी, डार्किन ने कही थी, अरस्तू ने कही थी। वही बात जो है सामाजिक आर्थिक आयाम के बीच है, जिसको मैं अभी पिछले बात करते समय आपको बताया हूँ। वही सेम चीज़ सामाजिक आर्थिक व्यवस्था में है, उन्हीं को लाने की ये वकालत करते हैं। आगे अगर हम फ्रेंड्स बात करें तो स्वेच्छातंत्रवादियों की मान्यता थी। स्वेच्छातंत्रवाद अर्थात अराजकता तंत्र, जैसा कि नाजिक इसका प्रबल समर्थक था। आपको पता है नाजिक का दर्शन राल्स के विरोध में आया था। तो नाजिक साहब ने कह दिया कि जो विकलांग व्यक्ति हैं उन पे ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, उनको छोड़ देना चाहिए और उनको मर जाने देना चाहिए। जबकि राल्स क्या कहता है, या अरस्तु क्या कहता है, या डी टाकविले क्या कहता है, या बारकर क्या कहता है कि जो समाज में पिछड़े लोग हैं उनको मुख्य धारा में जोड़ने की ज़रूरत है, उनको अतिरिक्त सुविधा दी जाए, उसके लिए तार्किक विभेद किया जाए, संरचनात्मक विभेद किया। जबकि जो है नाजिक ऐसा नहीं है। नाजिक का ये मानना है कि सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट के हिसाब से जो फिट नहीं हो रहे हैं उनको छोड़ दिया जाए और उनका पतन हो जाएगा। इस तरह की बात थी। सी राइट मिल्स जो एक विचारक हुआ करते थे, ये भी मार्क्सवादी थे और ये अमेरिका के विचारक थे। इन्होंने शासन शक्ति विशिष्ट वर्ग द्वारा संचालित हो तो इसका समर्थन किया। ये एक अलग से स्टेटमेंट है, आप याद करिए। और लोकतंत्र की जो बात है ये मिथ्या है, चूँकि ये अमेरिकी विचारक थे और विशिष्ट वर्ग को ज़्यादा सहयोग किया करते थे, तो इसको आप अलग से नोट कर लीजिएगा। स्वतंत्रता और समानता में संबंध। स्वतंत्रता और समानता में संबंध को लेके मिल, आइजल बर्लिन, लास्की, ग्रीन, इन सबों के विचार थोड़ा सा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आपको मैं बात कर लूँ कि मिल साहब का ये कहना है कि प्रतिबंधों का अभाव ही स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता का सबसे बड़ा पुजारी मिल रहा है, आपको पता, और उसमें भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का।
आईजीएल बर्लिन का ये मानना है कि स्वतंत्रता को प्रतिबंधों के अभाव के रूप में देखा जा सकता है, लेकिन मूल बात यह है कि व्यक्ति एवं समाज के मध्य बेहतर संबंध स्थापित करने की है, और वो बेहतर संबंध जब तक स्थापित नहीं होगा तब तक स्वतंत्रता समानता की विरोधी रहेगी। इसलिए इनका ये मानना है कि समानता लाने के लिए जो स्वतंत्रता को प्रतिबंधित किया जाता है वो गलत है, और असीमित स्वतंत्रता दे देनी चाहिए व्यक्ति को, तो समानता आ जाएगी। समानता लाने के लिए स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करना गलत है, इसलिए यहाँ से समानता से स्वतंत्रता का विरोध होता है। आगे लास्की कहते हैं कि स्वतंत्रता और समानता विरोधाभासी नहीं अपितु एक दूसरे के रूप में है, लेकिन ऐसा है नहीं। ऐसा इसलिए नहीं है कि हम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, एक ये कहाँ से एक दूसरे के विरोधी है। तो जो बात ग्रीन कहता है, जो बात आइजल वर्लिन कहता है, जो बात मिल कहता है कि लोगों की स्वतंत्रता पूर्णतः होनी चाहिए, किसी तरह उस पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, जबकि लास्की क्या कहता है कि दोनों एक दूसरे एक सिक्के के दो पहलू हैं। तो कहीं ना कहीं जब दो पहलू हैं तो एक दूसरे से बाधित होंगे। तो ये इसके विरोध में लास्की का जो दर्शन था वो समानता और स्वतंत्रता के विरोध में प्रबल खरा नहीं उतरा। ये एक आदर्शवादी स्टेटमेंट बन के रह गया, जबकि जो आइजल बर्लिन और मिल और ग्रीन उनका ये मानना था कि स्वतंत्रता पे कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, चाहे समानता आवे या मत आवे। आगे मार्क्सवादी भी इस पे शांत नहीं रहे, और मार्क्सवादियों ने भी स्वतंत्रता के चक्कर में पूंजीवाद का विरोध किया, और इसकी बड़ी भर्त्सना भी हुई कि इन्होंने व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए पूंजीवाद का विरोध कर दिया तो विकास कैसे होगा। तो मार्क्स ने क्या कहा कि स्वतंत्रता का अभिप्राय अभावों का अंत है, अर्थात सब व्यक्ति को समान व्यवस्था में भागीदारी हो जाए, जो संभव नहीं है, और ऐसा मानना मार्क्स का था। इसके अगेंस्ट कार्ल पॉपर ने एक आलोचनात्मक स्टेटमेंट दिया, और याद रखिएगा बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये स्टेटमेंट। उसने मार्क्स को मुक्त समाज का शत्रु कहा। कार्ल पॉपर ने मार्क्स को मुक्त समाज का शत्रु कहा। अब बात आती है अमर्त्य सेन की, जो बहुत बड़े इकोनॉमिकल फिलासफर रहे। आपको पता है इनको जो है अंतर्राष्ट्रीय ख्याति भी प्राप्त है, और बुकर पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है, इनको किया गया था। ये स्वतंत्रता के विकास, ये अमर्त्य सेन क्या कहते हैं कि स्वतंत्रता को विकास के रूप में परिभाषित करते हैं कि व्यक्ति का जैसे जैसे विकास होता है वैसे वैसे वो स्वतंत्र होता है। सामाजिक एवं शैक्षणिक न्यूनतम सुविधाएं उपलब्ध करा देना चाहिए राज्य को, और वो धीरे धीरे विकास करके स्वतंत्र, जो न्यूनतम सुविधाएं उपलब्ध करानी है वो इसीलिए करानी है कि उसमें समानता लाने का प्रयास किया जाए। विषमतामूलक समाज में स्वतंत्रता सदैव एकांगी, आंशिक एवं अपूर्ण होगी ही होगी, ऐसा अमर्त्य सेन का भी मानना है कि समाज जो हमारा है वो विषम परिस्थितियों का है, तो थोड़ी सी सुविधा मुहैया करा के समानता लाने का प्रयास किया जाए, ऐसा मानना अमर्त्य सेन का था। आगे हम करते हैं जो महिलावादी विचारक रही कैरोल पेटमैन। उन्होंने तो, जबकि उन्होंने क्या, सारी महिलावादी विचारकों ने इसका विरोध किया है, और उन्होंने कह दिया कि प्रत्यसत्तात्मक महिलाएं तो अभी भी प्राकृतिक अवस्था में हैं, और उन्होंने कल्याणकारी राज्य को प्रत्यसत्तात्मक राज्य की संज्ञा दी। कल्याणकारी राज्य को प्रत्यसत्तात्मक राज्य की संज्ञा दी। और अगर महिलाओं की बात है तो अब ये रेडिकल जो महिला विचारक हैं, आपको मैं बता दूं, सुलामित फायरस्टोन, बिना उनकी ये पूरी नहीं होती। सुलामित फायरस्टोन के पहले महिलाओं का विचार पूरा नहीं होता। तो इनका स्टेटमेंट है या विचार है, दोनों कह सकते हैं, आप नोट कर ले। इनका एक ये रेडिकल फेमिनिज्म थी, मतलब क्रांतिकारी नारीवादी विचारक थी। तो इनका एक मानना है कि एक ऐसी कॉलोनी बनाई जानी चाहिए जहां पुरुषों का आवागमन प्रतिबंधित हो, सिर्फ स्त्रियां रहेंगी, और पुरुषों को स्त्रियों को सारी पुरुषों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और बेबी ट्यूब का कंसेप्ट इन्होंने दिया। एक कॉलोनी बनाया जा, पुरुष की एंट्री प्रतिबंधित कर दिया, तो भाई आगे का समाज कैसे चलेगा, जनमानस आगे कैसे बढ़ेगा, व्यवस्था कैसे चलेगी। तो इन्होंने क्या किया कि बेबी ट्यूब का कंसेप्ट डाल दिया, ये रेडिकल। उसी तरह बेट्टी फ्रीडम थी, उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दिया कि महिलाओं के सामने मुख्य समस्या अपने नाम का है। किस चीज़ का है?
नाम का है, कि उनका कोई खुद का नाम नहीं होता। तो इस तरह जो है कुछ नारीवादक विचारक थे जो इस तरह की स्टेटमेंट दिए। अब आगे हम बात करते हैं फ्रेंड्स कि कैरेल प्लेटो के बाद जो संकल्पना आई अवसर की समानता की, उस अवसर की समानता में 3 तरह की बात कही गई। समानता की संकल्पना को 3 श्रेणियों में बांटा गया। पहला बांटा गया कल्याण की समानता, दूसरा संसाधनों की समानता, तीसरा क्षमताओं की समानता। तो ये बड़े छोटे बिंदु हैं, मैं आपको बताऊं। कल्याण की समानता अर्थात लोक कल्याणकारी राज्य, अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख, मान के चलिए बेंथम। कल्याण की समानता की जब बात आ जाए तो अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम रूप, और वो हो गए बेंथम साहब, जिन्होंने जो है अधिकतम लोगों के सुख की बात करी है। दूसरी जब बात कर लें संसाधनों की समानता, तो इसके विचारक में आप 4 नाम याद जरूर रखिएगा, जॉन राल्स, रोनाल्ड डार्किन और एरिक रोकोवस्की। इन्होंने जो है आरंभिक स्थितियों में व्यक्तियों के लिए संसाधनों का समान वितरण होना चाहिए, इसकी बात कहे हैं। संसाधनों का समान वितरण होना चाहिए, इसकी बात कही है इन्होंने। और आरंभिक स्थिति में कहिए, ध्यान रखिए, और आरंभिक के बाद वही डार्किंग का फिटनेस ऑफ सर्वाइवल ऑफ फिटनेस का नियम आ जाएगा। और इन्हें इसी के कंसेप्ट में डार्किंग ने 2 और विचार भी दिए थे, मैं आपको बताता चलूँ। आकांक्षा महत्वाकांक्षा के अनुसार और बीमा योजना के अनुसार। तो आकांक्षा महत्वाकांक्षा क्या थी? ये कि जब व्यक्ति को प्राकृतिक अवस्था में समान वस्तुओं का वितरण कर दिया गया और जो सामाजिक रूप से मुख्य धारा से अलग थे उनको कुछ ज़्यादा दे दिया गया, तो वो अपने आप को फिटनेस करें, उनकी क्या इच्छाएं हैं, क्या आकांक्षाएं, महत्वाकांक्षा, वो संघर्ष करें और संघर्ष करके आगे बढ़े, ऐसा मानना रहा। बीमा योजना क्या रही, अब इस पे बात कर लेते हैं। तो बीमा योजना में इनका ये मानना था कि जो व्यक्ति अपंग है उसको संसाधन के बंटवारे में प्राथमिकता दे दी जाए, और प्राकृतिक रूप से जो अपंग है, और जब उसको बंटवारे में प्राथमिकता दे दी जाए तो वो परिस्थिति, क्योंकि उसके साथ परिस्थितियां क्या हैं, विषम हैं, तो अधिक से अधिक वस्तुएं प्रदान करने की आवश्यकता होगी, तो उसके पास चयन के साधन बहुत ज़्यादा होंगे और उसमें कोई एक को चूज करके अपना ग्रो कर लेगा। इसी को डार्किंग की बीमा योजना कहेगी। ध्यान रखिएगा, बीमा योजना पॉलिटिकल साइंस में डार्किन ने दिया है, और दिया किसके लिए है? विकलांगों के लिए दिया है सर, जो प्राकृतिक रूप से अपंग हैं अर्थात विकलांग, और उनको जब कोई संपत्ति का बंटवारा होता है तो उसको अधिक से अधिक सुविधाएं दे देनी चाहिए, और वो सुविधाएं जो है सब वो अपने को चूज करेगा, जो उसके लिए बेहतर होगा उसमें अपने का विकास करेगा। ये है बीमा योजना। अब चूंकि जॉन राल्स आते हैं, राल्स आर्थिक सामाजिक रूप में अपनी विषमता को देखते हैं, प्राकृतिक रूप में नहीं। राल साहब जब आते हैं तो वो जो विषमता देखते हैं वो आर्थिक और सामाजिक देखते हैं, प्राकृतिक रूप में नहीं, क्योंकि प्रकृति के में जो आदमी श्रम को मिलाएगा तो वो उसकी प्रॉपर्टी बनती है। तो इन्होंने क्या किया कि जो है प्रकृति में व्यवस्था का विरोध नहीं किया, बल्कि ये कहा कि सामाजिक और आर्थिक में जो विषमता है उसको दूर करने के लिए राज्य को कर लगाना चाहिए, और कर लगा के जो पैसे आते हैं उससे कल्याणकारी राज्य का व्यवस्था को आगे बढ़ाना चाहिए। ये राल्स का मानना हो गया कि टैक्सेशन के पैसे को कल्याणकारी राज्य में लगाना चाहिए और समाज का जो मुख्य धारा से बिछड़ा हुआ व्यक्ति उसको मुख्य धारा में जोड़ना चाहिए। इसी में आगे अमर्त्य सेन ने एक अपनी पुस्तक लिखी थी, डेवलपमेंट्स ऑफ फ्रीडम। उनका ये मानना था कि अपने विकास के लिए लोगों को स्वतंत्रता की आवश्यकता होती है और उन्हें स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए, और उसमें वो अपना विकास करेंगे मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करा के। इसी क्रम में आगे आपको एक विचारक मैं बता दूं हुआ करते थे, वाल्जर, जिन्होंने स्पेयर्स ऑफ जस्टिस एक किताब लिखी थी। वाल्जर साहब स्पेयर ऑफ जस्टिस एक किताब लिखी थी, और उन्होंने विषमता, विशेष क्षेत्र में विषमता का प्रभाव अन्य क्षेत्रों पर नहीं होना चाहिए, किसी एक क्षेत्र में या किसी विशेष क्षेत्र में विषमता का प्रभाव प्रत्येक क्षेत्र में नहीं होना चाहिए, ऐसा मानना वाल्जर का था। कि व्यक्ति जिस क्षेत्र में विषम है, मान लीजिए शारीरिक में विषम है, आर्थिक में विषम है, नौकरी पेशे में, तो उस क्षेत्र पे स्पेशल व्यवस्था करके और तार्किक विभेद करके व्यक्ति को उस क्षेत्र में आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए, ऐसा मानना वाल्जर का था। और इन्होंने स्पेयर्स ऑफ जस्टिस एक किताब लिखी थी इसी के आधार पे। यही आगे अमर्त्य सेन जी आते हैं, और इन्होंने भी लिंग आय के आधार पर निर्मित जो विभिन्नताएं हैं वो भिन्नताएं प्राकृतिक है और उस पर कोई अलग से
जो है अतिरिक्त व्यवस्था करने की ज़रूरत नहीं है, इसका ये भी जो है समर्थन किए। वही जो अपंगों के लिए विशेष करना था, इसकी बात करते हैं, चूँकि ये पहले ही मूलभूत सुविधाओं की बात कर चुके हैं कि मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करा दी जाए और व्यक्ति उन मूलभूत सुविधाओं से अपने आप को आगे बढ़ा लेगा। और आगे फिर वाल्चर की एक मान्यता थी, जो मैं आपको बता दूं। वाल्चर की मान्यता में ये था कि एक बुद्धिमान व्यक्ति आर्थिक व राजनीतिक दोनों क्षेत्रों में एक ही साथ सफल हो सकता है, क्योंकि व्यक्ति पैसे का प्रयोग करके समर्थन अर्जित करने के लिए प्रतिबद्धित किया जा सकता है, पर अन्य क्षेत्रों में उसकी प्रतिभा को प्रतिबद्धित करना कठिन है। तो इन्होंने क्या कहा कि बुद्धिमान और आर्थिक दोनों इसलिए आगे होंगे कि आर्थिक रूप से वो गरीबों को खरीद सकता है, उनके वोट को खरीद सकता है, और बुद्धिमान है तो वो आगे हो सकता है। तो इस तरह की विषमता को रोकने की बात कही है बारकर ने, और जो सही है। समाज में भ्रष्टाचार का एक कारण भी यही बनता है। आगे समुदायवादी आते हैं। समुदायवादियों के अनुसार समानता की संकल्पना ही जटिल है, क्योंकि इसका कोई मापदंड नहीं है। तो इनका कोई विशेष मत नहीं रहा इसमें। इन्होंने ये कहा कि इसकी संकल्पना कर पाना बड़ा जटिल कार्य है, और जब ये कार्य जटिल होगा तो कैसे इनका विकास होगा, ये बड़ा मुश्किल है। इसके बाद फ्रेंड आते हैं समानता व सकारात्मक विभेद। समानता का सकारात्मक विभेद क्या था, तो इसमें बात कर लेते हैं। वो हम लोग विरोध की बात किए हैं, यहाँ विभेद की बात कर लेते हैं। तो इस विभेद में वही चीज़ है जो तार्किक रूप से, मैं बार बार कह रहा हूँ, तार्किक रूप से लोगों को विभेद करके और समानता उपलब्ध कराने का जो प्रयास था, उसको इसमें पढ़ेंगे कि सकारात्मक परिणाम क्या निकला। तो वो ये निकला कि आरक्षण पहला, और दूसरा 1970 के दशक में अमेरिका में श्वेत लोगों को दिया गया आरक्षण, क्योंकि वहाँ एक सर्वे कराया गया था जिसमें अश्वेत लोगों का कंट्रीब्यूशन पढ़ाई में, स्वास्थ्य में बड़ा कम था। उस सर्वे के अनुसार मात्र 2.2% डॉक्टर ऐसे थे जो अश्वेत थे, और जो मेडिकल कॉलेज का सर्वे हुआ उसमें ये था कि 2.8% जो स्टूडेंट थे वो अश्वेत थे, बाकी श्वेत लोग थे। तो अमेरिका ने इस व्यवस्था से प्रभावित होकर और 12% का आरक्षण दिया था अश्वेत लोगों को। तो अश्वेत लोगों को भी वहाँ अधिकार मिलने लगा। ये इसका संरचनात्मक विभेद रहा, और यही सकारात्मक विभेद भी रहा। इसमें फिर आगे प्रोफेसर योगेंद्र यादव जी आए और उन्होंने लैंगिक विषमता, ग्रामीण शहरी विभाजन और वर्ग विभाजन पे अपना मत दिया, और उनका ये मानना था कि आरक्षण के अंदर भी एक आरक्षण होना चाहिए, और जो लैंगिक और सामाजिक रूप से भी जो पिछड़े हैं उनके लिए होना चाहिए। आगे इसी विचार में आते हुए हमारे देखे होंगे राजनैतिक व्यवस्था में दुनिया भर के संगठन बनाए गए, प्रेशर ग्रुप बनाए गए, मुस्लिम ग्रुप बनाए गए, और दुनिया भर के पंथ बनाए गए, जो तरह तरह रूपों से राजनैतिक व्यवस्था को प्रभावित की समानता को लाने के लिए। और इन्हीं की देन में आगे आगे जो है पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग बना, और इन वर्गों से लोगों को जो मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास किया गया और समाज में समानता लाने का प्रयास किया गया। इसको हम लोग जब राजनैतिक व्यवस्था में पढ़ेंगे तो विशेष रूप से पढ़ेंगे। रही बात आगे क्षतिपूर्ति की, तो क्षतिपूर्ति की बात मैंने अभी आप लोगों से बता ही दिया है कि क्षतिपूर्ति कैसे की गई, और मैंने जो है उसकी भी बात कही कि समानता बनाम विभेद की अब बात कर लेते हैं। तो इसमें जो है सिर्फ और सिर्फ नारीवादियों के 5 राइट थे, और समानता में जो विभेद की बात करी है वो सिर्फ नारीवादी विचारक करी हैं, और उनके समानता का एक अलग कंसेप्ट था जिसमें मुख्य रूप से 5 शब्द उन्होंने विशेष माना है। और वो ये माना है कि जो है प्रत्सत्तात्मक सत्ता से उनको मुक्ति मिलनी चाहिए, घरेलू श्रम जो घर में वो काम करते हैं उसका महत्व मिलना चाहिए, उन्हें गर्भपात का अधिकार मिलना चाहिए, अबार्सन वो खुद करा लें, इसके किसी पुरुष या समाज से पूछने का अधिकार नहीं होना चाहिए। और चौथी बात उन्होंने कही कि अपने निजी देह या शरीर पर अपना नियंत्रण होना चाहिए, वो अपनी मर्जी से सारे काम करें, और समाज में यौन शोषण से मुक्ति उनको मिलना चाहिए, जो कि मैंने शुलामित फायरस्टोन की बात आपको बताई ही है। और इसमें साइमन वबुआ, कैरेल पेटमैन, केट मिलेट्स, इस तरह के जो महिलावादी विचारक थी ये इनकी प्रबल समर्थक थी। किमिलिका एक इसमें बहुसंस्कृतिवादी अल्पसंख्यकों के लिए समाज में विशेष अधिकार की मांग करने की एक विचारक हुआ करती थी किमिलिका, और इनका एक मानना था, इनके अनुसार लोकतांत्रिक व्यवस्था में वैधानिक व संवैधानिक समानता होने के बावजूद
अल्पसंख्यकों और विशिष्ट अधिकारों का उल्लंघन होता है, ये मानना किमिलिका का था। और उन्होंने समाज के प्रत्येक समूह को अपनी संस्कृति बनाए रखने के अधिकार और समाज द्वारा इसका सम्मान होना चाहिए बात करी। चूंकि ये बहुसंस्कृतवादी विचारक थी कमलिका, इसका ध्यान रखिएगा, नारीवादी मत बनाइएगा इनको। और भीखु पारेख हुआ करते थे। ये अल्प जो है, न्याय ही एक ऐसा विचार है जिसके हिसाब से हम समाज में संतुलन स्थापित कर सकते हैं। प्लेटो के शब्दों को और ज़्यादा स्पष्ट करने के लिए बारकर जी ने कहा है कि न्याय का अभिप्राय व्यक्ति एवं व्यक्ति के संबंध तथा मानवीय संबंधों को जोड़ना ही न्याय है। अतः न्याय का अभिप्राय राजनैतिक मूल्यों का सम्मिश्रण है जिसमें स्वतंत्रता, समानता और निष्पक्षता जैसे मूल्य सम्मिलित हैं। न्याय एक जटिल संकल्पना है। बारकर कहते हैं कि न्याय क्या है, एक जटिल संकल्पना है। इसका प्रयोग नैतिक रूप में तो कभी वैधानिक रूप में, तो कभी सामाजिक रूप में, तो कभी आर्थिक रूप में, मतलब अनेक रूपों में बदलता रहता है। बारकर का मानना है। क्यों बदलता है? क्योंकि एक जटिल संकल्पना और समय और परिस्थिति के अनुसार न्याय बदल जाता है। तो अब इसके आयामों की बात करते हैं। तो पहला आयाम वैधानिक आयाम है। वैधानिक आयाम का अर्थ यह है कि विधि के अनुसार जो न्याय है वही न्याय है। लॉ ऑफ ऑर्डर, जहाँ से हम बात कर लें लॉ ऑफ ऑर्डर, विधि के अनुसार अगर ये है कि आपकी जो विधियाँ बनाई गई हैं, जो देश में नियम कानून बनाए गए हैं, उनका अगर आप उल्लंघन करते हैं और उसके लिए आपको दंड की भागी बनते हैं और दंड दिया जाता है, तो ये एक न्याय कर्म है। दूसरा राजनैतिक आयाम की बात कर लें तो हर व्यक्ति को राजनीतिक प्रक्रिया में व्यवहारिक नीतियों का पालन करना है। प्रशासन जो है उसको राजनीतिक प्रक्रिया में कल्याणकारी नीतियों का पालन करना है जिससे देश का, समाज का उत्थान हो सके। तो उन कल्याणकारी नीतियों का पालन करने के लिए, उन कल्याणकारी नीतियों को सुचारू ढंग से चलाने की जो व्यवस्था है उसको हम राजनीतिक न्याय के रूप में, अगर हम भारत की बात कर लें तो भारत में जैसे दलों का उदय इसलिए हुआ कि लोगों का कल्याण करा जाएगा। उस दल का उद्देश्य होगा व्यक्ति का कल्याण करना। अगर वह दल व्यक्ति का कल्याण नहीं करते हैं तो वह अपने राजनीतिक न्याय के मार्ग पर नहीं चलते, अर्थात वह राजनीतिक न्याय नहीं है। अब हम सामाजिक न्याय की बात कर लें तो सामाजिक न्याय का अर्थ होता है सोपानिक न्याय, अर्थात तो जो क्रम बना है उस क्रम के हिसाब से सबको न्याय मिलना चाहिए। जात या लिंग या धर्म के आधार पे न्याय का कोई बंटवारा नहीं होना चाहिए। अर्थात न्याय समाज में व्यक्तियों के स्थान जन्म के द्वारा नहीं अपितु कर्म या उपलब्धि के द्वारा निर्धारित होता है। व्यक्ति क्या करता है, क्या नहीं करता है, उसकी अपनी खुद की उपलब्धियां क्या है, इस पे न्याय का निर्धारण होना चाहिए, न कि जन्म के स्थान पे न्याय का निर्धारण हो जाना चाहिए। जैसे अगर हम एक उदाहरण की बात कर लें तो मान लीजिए पीएम का बेटा पीएम हो, यह न्याय नहीं है। अगर उसका कर्म है ऐसा, अगर मैं आईएएस की बात कर लूँ तो आईएएस का लड़का आईएएस हो, यह न्याय नहीं है। यह न्याय तब है जब वह उस योग्य है, जो जिस कर्म लायक हो उसको उसका दर्जा मिले, उसकी योग्यता के अनुसार उसको काम मिले, वही सामाजिक न्याय है। आर्थिक न्याय की बात करूँ तो आर्थिक पक्ष पे आप सबको, सारे लोगों को पता है कि मार्क्सवादी आर्थिक मुद्दे को लेकर सबसे ज़्यादा सक्रिय रहते हैं। मार्क्स ही एक ऐसा विचारक रहा जो सबसे ज़्यादा आर्थिक पहलुओं पे प्रहार किया। और मार्क्सवादियों एवं समाजवादियों के अनुसार न्याय का मूल स्रोत नैतिक या राजनैतिक संरचना नहीं अपितु तो आर्थिक संरचना है। याद रखिएगा, न्याय में जहाँ आर्थिक शब्द की बात आती है वहाँ मार्क्सवाद की बात आ जाती है, क्योंकि मार्क्सवाद ही समाज में आर्थिक रूप से न्याय की बात करता है। और इसीलिए न्यायपूर्ण समाज में उत्पादन के आधार पर संपूर्ण समाज का नियंत्रण होना चाहिए। न्याय के उपरोक्त आयाम को देखते हुए अगर हम संप्रत के न्याय की बात करें कि सामाजिक न्याय एक बृहद शब्द है जिसे आर्थिक, सामाजिक सभी प्रकार के रूपों के हिसाब से देखा जाए। अब न्याय के मानदंड, तो वस्तुतः न्याय को मूल रूप से डेविड मिलर एक विचारक हुआ करते थे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि डेविड मिलर ने न्याय को 3 भागों में बांटा। न्याय के मानदंडों को 3 रूप में बताया कि कौन कौन से न्याय के मापदंड हैं। तो इसमें पहला मापदंड उन्होंने बताया कि आवश्यकता के आधार पर वितरण हो, दूसरा बताया कि अधिकारों के आधार पर वितरण हो, और तीसरा जो उन्होंने बताया कि अर्हता के आधार पर वितरण हो। तो हम तीनों की बात कर लेते हैं कि आवश्यकता के आधार पर वितरण क्या है। तो आवश्यकता के आधार पर वितरण सबसे पहले तो मूलतः मार्क्सवादी ही करते हैं।
इनके मान्यता है या इनके अनुसार साम्यवादी समाज में प्रत्येक व्यक्ति को उसकी क्षमता के अनुसार काम करना चाहिए और उसकी आवश्यकता के अनुसार वस्तुएं प्राप्त होनी चाहिए। जो समाज मार्क्सवाद का चरम उत्कर्ष है, जिसकी मार्क्सवाद करता है कि भविष्य का जो एक आइडिया मार्क्स देता है कि अंत में जब मार्क्स अपने पराकाष्ठा पे होगा, मार्क्सवाद अपने पराकाष्ठा पे होगा, साम्यवाद हर जगह लागू होगा, तो हर व्यक्ति को काम के हिसाब से उसको पारिश्रमिक नहीं दिया जाएगा। काम तो वो सब करेगा। इवन मार्क्स तो लास्ट में यहाँ तक कर दिया कि एक व्यक्ति पूरे दिन में 3 काम कर सकता है, वह 3 तरह का रोल अदा कर सकता है। रात में राइटर हो सकता है, सुबह मछली मार सकता है, दोपहर में किसी कारखाने में मजदूर करके मजदूर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है। ये करेगा तो वो सारे काम, लेकिन उसको जो मिलेगा वो उसकी आवश्यकता के अनुसार मिलेगा। ये है आवश्यकता के आधार पर न्याय का वितरण, जैसा कि मार्क्स ने कहा है। इसकी कुछ बाद में आलोचना भी लोगों ने की, व्यवहारवादियों ने इसका अत्यधिक, लेकिन यह व्यवहारिक रूप से अत्यधिक चूँकि कठिन कार्य था तो इसलिए व्यवहारवादियों ने इसकी आलोचना की। क्योंकि आप खुद भी सोचिए कि अगर आप जो करना चाहते हैं उसकी जो पारिश्रमिक है वो पारिश्रमिक न पाके आपकी आवश्यकता के अनुसार अगर कोई धन दिया जाए तो कोई भी व्यक्ति सेटिस्फाई नहीं होगा। इसलिए इसकी आलोचनाएं बहुत हुई कि आवश्यकता के आधार पर वितरण न्याय नहीं हो सकता, यद्यपि मार्क्स ये मानता है कि आवश्यकता के आधार पर न्याय होता है। आगे हम अधिकारों के आधार की अगर बात कर लें तो 1980 के दशक में नवउदारवादियों का एक जत्था चला था जो समतावाद, कल्याणकारी राज्य, हस्तक्षेप अर्थव्यवस्था की कड़ी आलोचना की। और इस संदर्भ में अग्रणी विचारक आपके नाजिक हुए। नाजिक की एक रचना भी इस पे आई थी, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, अनार्की स्टेट ऑफ यूटोपिया। नाजिक ने लिखा था अनार्की स्टेट ऑफ यूटोपिया, और इसमें आवश्यकता अनुसार न्याय की संकलन का अपूर्ण एवं खंडित है। ये नाजिक का स्टेटमेंट था कि आवश्यकता के अनुसार न्याय की संकल्पना क्या है, अपूर्ण है, अर्थात वह पूरी तरह सही नहीं है। जो मार्क्सवादियों ने दिया है न्याय की संकल्पना वो पूरी तरह सही नहीं है, तो इसका खंडन किया और व्यक्ति द्वारा समाज के लिए किए गए योगदान के अनुपात में होनी चाहिए। और इसने कहा कि जो इसका वितरण है, जो किसका वितरण, न्याय का जो वितरण है वो व्यक्ति समाज में कितना योगदान अपना देता है, जितना उसका योगदान है, अर्थात जितना वो कर्म करता है उतने कर्म के हिसाब से उसको न्याय का वह भाग, उसके हिस्से का वह भाग उसको मिलना चाहिए। उसका अधिकार यही है कि जो उसने किया उसका पार्ट या उसकी पारिश्रमिक उचित रूप से जो हो वो उसको दे दिया जाए। तो ये एक न्याय है, ऐसा मानना नाजिक का है। नाजिक की एक कृति याद रखिएगा, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, एनार्की स्टेट ऑफ यूटोपिया, नोट कर लीजिए, एनार्की स्टेट ऑफ यूटोपिया। अच्छा, अरस्तु की मान्यता भी कुछ ऐसी ही थी। अरस्तु के अनुसार समाज में वितरण का आधार, अरस्तु के अनुसार समाज में वितरण के लिए जो आधार स्थापित किया गया था वो योग्यता होनी चाहिए। इसलिए अरस्तु ने समाज में विवेकशील व्यक्तियों के शासन कार्य सौंपने का समर्थन किया था। जैसा कि आप जानते हैं कि अरस्तु दास प्रथा का समर्थक भी था। अरस्तु के अनुसार दास जो है व्यक्ति जन्म से पैदा होता है जिसकी मानसिक हालत ठीक नहीं होती या जो मोटे दिमाग का होता है वो दास, तो उसकी बात हम अरस्तु जब डिस्कस करेंगे तो उसमें कर लेंगे। तो अरस्तु ने व्यक्ति की योग्यता के अनुसार न्याय का वितरण किया। तो अरस्तु ने योग्यता के अनुसार जो न्याय का वितरण किया है उस न्याय की संकल्पना अरस्तु के देते हैं, और ये अधिकारों के आधार पर न्याय के वितरण का ही एक पार्ट है। आगे नाजिक के अनुसार, नाजिक ने इसमें यह भी कहा है कि व्यक्ति द्वारा अर्जित संपत्ति एवं वस्तुएं उसकी क्षमता, प्रतिभा एवं श्रम का परिणाम है, इसलिए उस पर केवल व्यक्ति का नियंत्रण होना चाहिए। आप लोग जानते हैं कि नाजिक संपत्ति का बहुत बड़ा समर्थक था। नाजिक संपत्ति के मामले में कोई कंप्रोमाइज राज्य के साथ या किसी व्यक्ति या समाज के साथ नहीं करता था, क्योंकि वो प्रक्रियात्मक न्याय में विश्वास रखते थे। नाजिक महोदय प्रक्रियात्मक न्याय में विश्वास रखते थे, न कि परिणामों पर ध्यान दिया करते थे। तो जब नाजिक की बात कर लें तो वो व्यक्ति के जो श्रम है, जिस संपत्ति में व्यक्ति का श्रम जुट गया है उस संपत्ति के समर्थक हैं, और उस पर व्यक्ति का निमंत्रण होना चाहिए, न कि राज्य और समाज का होना चाहिए। तो वो इसको न्याय मानते हैं। जबकि उल्लेखनीय है कि मार्क्सवादी तौतिक न्याय पर बल देते हैं। ध्यान रखिएगा, जैसे नाजिक जो है, नाजिक
जो अपने नव उदारवादी इनको कह सकते हैं आप, नव उदारवादी विचारक रहे नाजिक। तो नाजिक जो है श्रम के अनुसार परिणामों पर ध्यान नहीं देते हैं, जिसमें श्रम लगे अर्थात प्रक्रियात्मक न्याय में विश्वास करते हैं, जबकि मार्क्सवादी क्या करते हैं, तत्वात्मक न्याय पर बल देते हैं। नाजिक की संकल्पना में जॉन राल्स के विरोध में आई थी, ये भी ध्यान रखिएगा। नाजिक ने जो अपनी संकल्पना, राल्स का जो न्याय सिद्धांत आप आगे पढ़ेंगे, तो नाजिक की संकल्पना राल्स के न्याय सिद्धांत के आधार पर आई थी। और नाजिक ने न्याय के आशय में निम्नलिखित 3 नियमों के पालन की बात करी है। पहली बात करी है कि संपत्ति का अर्जन वैध होना चाहिए, संपत्ति हम जितना भी चाहें अर्जित कर सकें, यह वैधानिक रूप से होना चाहिए। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, कि ये संपत्ति का जो अर्जन है वैधानिक तरीके से, नाजिक कैसे समर्थन करता है, वैधानिक तरीके के न्याय का समर्थन करता है, न कि चोरी लूट खसोट के न्याय से धन आप अर्जित करते हैं तो वो न्याय है, ऐसा नहीं है। वैधानिक तरीके के, जिसमें क्या मिला हो, आपका श्रम मिला हो, जिसमें श्रम मिला हो वो शब्द, वो धन न्यायिक है, और उसी का समर्थन करता है नाजिक। गलत तरीके से जो आई हुई संपत्ति उसका विरोध करता है। और दूसरे, संपत्ति का हस्तांतरण, ये सब लोग समझते हैं अगर आप परिश्रम करके संपत्ति कमाते हैं तो आपके आने वाली पीढ़ी में आपके बेटी को मिलनी चाहिए। नाजिक इसकी भी बात करता है। ऐसा नहीं कि आपके न रहने के बाद वो संपत्ति किसी ट्रस्ट की हो जाए, राज्य की हो जाए, देश की हो जाए, ऐसा नहीं चलता। ऐसा नाजिक साहब का मानना नहीं है। संपत्ति का वैध अर्जन होना चाहिए। यदि संपत्ति का हस्तांतरण अर्जन वैध नहीं है तो इस संबंध में दंड का प्रावधान। और तीसरी बात नाजिक कहता है कि अगर ये जो प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, धन है, इसको अगर आप जो कमा के रखें वो वैध नहीं है, मतलब चोरी लूट खसोट से अगर ली गई है, इकट्ठा की गई है, तो उसके लिए दंड का भी प्रावधान है। अतः नाजिक के अनुसार कोई धनी व्यक्ति गरीब व्यक्ति को निजी रूप में संपत्ति का दान कर सकता है। मतलब अगर कोई व्यक्ति, आपके पास ज़्यादा संपत्ति है, वो जो है सामाजिक कार्य करना चाहता है, प्याऊ लगवाना चाहता है, अनाथ आश्रम बनवाना चाहता है, इस तरह का कोई सामाजिक कार्य या किसी गरीब को दान देना चाहता है, तो वो संपत्ति का हस्तांतरण उसको दे सकता है, उसको कर सकता है इसके लिए। लेकिन इस कार्य को वो कब करेगा, अपनी मर्जी पे करेगा। इसको करने के लिए उसको बाध्य नहीं किया जा सकता, इसको करने के लिए उसको बाध्य नहीं किया जा सकता, क्योंकि संपत्ति खुद की उसकी है। पहली बात। दूसरी बात, अब आगे हम बात करते हैं अर्हता के आधार पे न्याय। किसके आधार पे? अब हम लोग 2 आधार पे कर लिए, अधिकार के आधार पे कर लिए और वितरण के आधार पे कर लिए। अब हम आते हैं अर्हता के आधार पे न्याय। तो अर्हता का आशय है उचित पुरस्कार या दंड। अर्हता मुख्य रूप से योग्यता से संबंध रखता है कि आदमी किस योग्य है। जैसा कि प्लेटो ने भी माना था कि प्रत्येक व्यक्ति को उसका उचित भाग दिया जाना ही न्याय है। प्लेटो का एक स्टेटमेंट हुआ करता था कि प्रत्येक व्यक्ति को उसका उचित भाग देना ही न्याय है। तो इसी हिसाब से उन्होंने अर्हता के न्याय की बात करी कि जो व्यक्ति जिस योग्य है उसको उसका उतना भाग मिले, ये न्याय है। जैसे अगर हम बात करें तो व्यापक रूप में न्याय में इस मापदंड की आवश्यकता आधारित अधिकारों को आधारित दोनों का सम्मिश्रण पाया जाता है। मतलब आवश्यकता पे क्या आधारित है उसका भी, और अधिकार क्या है, दोनों का सम्मिश्रण है अर्हता के न्याय में। क्योंकि एक श्रमिक को पारिश्रमिक दिया जाना ही न्याय है, एक भूखे को उसको भोजन दिया जाना ही न्याय है। अच्छा, परंपरावादी विचारकों ने न्याय का अभिप्राय वस्तुओं को एक प्राकृतिक व्यवस्था से लिया है। अतः न्याय अपरिहार्य एवं अपरिवर्तनशील है। अतः इस प्राकृतिक न्याय के आधार पर परंपरावादी विचार एडमंड बर्क ने शास्त्रीय अर्थशास्त्र की मान्यता को स्वीकार करते हुए बाजारवादी अर्थव्यवस्था का समर्थन किया है। इस मान्यता को स्पेंसर ने भी स्वीकार किया। स्पेंसर के अनुसार तो व्यक्ति की क्षमताएं एवं प्रतिभा इस बिंदु का निर्धारक है कि किसे कितनी वस्तुएं प्राप्त हों। स्पेंसर के अनुसार हम बात करें स्पेंसर की, तो स्पेंसर व्यक्ति की क्षमता और प्रतिभा को इस बिंदु का निर्धारण मानता है कि किसको कितना प्राप्त हो, वो स्पेंसर की मान्यता है। अच्छा, इसके बाद आता परंपरावादियों ने क्या कहा। परंपरावादी सामाजिक न्याय जैसी अमूर्त संकल्पना की जगह प्राकृतिक न्याय की संकल्पना में विश्वास करते हैं। वो कोई सामाजिक न्याय, परंपरावादी सामाजिक न्याय को नहीं मानते। उनके हिसाब से प्राकृतिक न्याय क्या है, प्रकृति के टाइम जो न्याय आई थी उसकी बात करते हैं। लेकिन उपरोक्त विचारों को देखने से स्पष्ट होता है कि अर्हता के आधार पर न्याय की संकल्पना अधिकारों के आधार पर न्याय की संकल्पना के समान है। अर्थात दूसरा और तीसरा टॉपिक जिसकी हम लोग बात किए हैं कि अर्हता के आधार पर न्याय और अधिकार के आधार पर न्याय, तो दोनों में थोड़ा सा सम्मिश्रण अगर कर दिया जाए तो ये वर्तमान की जो न्याय है
उस न्याय में इस संकल्पना को माना जा सकता है और यही एक बेहतर न्याय होगी। अब आ जाते हैं प्रक्रियात्मक न्याय। तो प्रक्रियात्मक न्याय तो मूलतः जो है प्रक्रिया न्याय मूल औपचारिक एवं वैधानिक न्याय है। इसके टॉपिक वाइज टॉपिक आप देखते चलेंगे और इसको न हो तो नोट भी कर लीजिएगा, ये आपके लिए जो है काफ़ी उपयोगी साबित होगा। इस स्टेटमेंट से ढेर सारे सवाल भी आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो प्रक्रियात्मक न्याय में समकालीन उदारवादी विचारक विश्वास करते हैं, इस तरह के सवाल बनते हैं फ्रेंड्स, तो ये आप जरूर ध्यान रखें। अतः इस न्याय में सेवाओं मदों वस्तुओं के वितरण का आधार अधिकार माना जाता है। ये सारे प्रक्रियात्मक न्याय के पार्ट हैं। प्रक्रियात्मक न्याय में क्षमता पर बल दिया जाता है, आवश्यकता पर नहीं। अतः प्रक्रियात्मक न्याय में बाजारवादी अर्थव्यवस्था एवं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को महत्वपूर्ण माना जाता है। इस न्याय की अवधारणा में प्रक्रिया पर बल दिया जाता है, परिणामों पर नहीं। लेकिन प्रक्रियात्मक न्याय की सबसे बड़ी त्रुटि ये है कि न्याय की संकल्पना एक अणुवादी व्यक्ति के संदर्भ में प्रस्तुत किया, एक सामाजिक प्राणी के संदर्भ में नहीं। क्या कहते हैं, इसका मतलब समझे आप? नहीं समझे, मैं बताता हूँ। इसका जो त्रुटि है, इसका जो डीमेरिट है वो ये है कि ये व्यक्ति के संदर्भ में प्रस्तुत किया, एक सामाजिक प्राणी के व्यक्ति को क्या मानता है, एक अणु मानता है, एक मेटल मानता है, एक वस्तु मानता है, एक वस्तु मानता है, न कि उसको सामाजिक प्राणी मानता है। तो ये एक छोटी सी त्रुटि प्रकृत्यात्मक न्याय में है। और अगर इसकी आगे बात करें तो समाज में विभिन्न व्यक्तियों में स्थिति विषम होती है, इसका उस असमतामूलक समाज में न्याय के प्रक्रियात्मक स्वरूप असंगत सिद्ध हुआ। इसका अर्थ यह है कि समाज में भिन्न भिन्न तरह के व्यक्ति आते हैं जिनकी क्षमताएं संकल्पनाएं सब भिन्न भिन्न होती हैं। तो अगर ये सारी अलग अलग हैं तो उनके सोचने की क्षमता अलग होगी, उनकी कैपेबिलिटी अलग होगी, जबकि प्रक्रियात्मक न्याय इस पर विचार नहीं करती और ये पार्ट असंगत हो जाता है। अब आते हैं तत्वात्मक न्याय। तत्वात्मक न्याय का क्रांतिकारी स्वरूप मार्क्सवादियों ने माना था, ये ध्यान रहे, पहले मैं बात कर लूँ आपसे। तो तत्वात्मक न्याय का क्रांतिकारी स्वरूप मार्क्सवादियों ने माना और तथ्यात्मक न्याय के आधार पर ही अवसर की समानता पर आधारित है, जो कि हम बात करते हैं जब हम भारतीय संविधान पढ़ेंगे तो उसमें ये बात करेंगे कि अवसर की समानता, जो आर्टिकल 19 का एक पार्ट है, अवसर की समानता, तो वो तत्वात्मक न्याय के आधार पे ही आया है। यह शब्द अवसर की समानता का जो प्रारंभ है वो इसी पे आया है। तो तत्वात्मक न्याय में अब हम पॉइंट बाई पॉइंट देख लेते हैं कि क्या है। तो तत्वात्मक न्याय का अभिप्राय सामाजिक आर्थिक न्याय है। तत्वात्मक न्याय में व्यक्ति की मूलभूत आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति का प्रयत्न किया जाता है। तत्वात्मक न्याय की संकल्पना अवसर की समानता पर आधारित है। देखिए वही बात है जो मैं पहले आपको बताया था, अवसर की समानता पर आधारित है। तत्वात्मक न्याय का क्रांतिकारी स्वरूप मार्क्सवादियों ने दिया। इनके अनुसार न्याय का अभिप्राय पूंजीवादी व्यवस्था का पूर्ण उन्मूलन या विकास है। ध्यान रहे, मार्क्सवादी है तो भाई पूंजीवाद का विरोध करेगा, क्योंकि मार्क्स सब कुछ आर्थिक रूप से सोचता है कि अर्थ प्रधान व्यवस्था में उसका विरोध करता है और श्रमिक की बात करता है, जैसा कि आप जानते हैं। अतः एक ऐसे साम्यवादी समाज की कल्पना करते हैं जिसमें उत्पादन के साधनों पर पूरे समाज का अधिकार हो। किसका अधिकार हो? पूरे समाज का नियंत्रण हो या अधिकार हो। अच्छा, मार्क्सवादी अवसर की समानता के सभी के लिए समान परिस्थितियों का समर्थन करते हैं। कौन करता है? ये मार्क्सवादी विचारक हर व्यक्ति के लिए समान परिस्थिति, जबकि ऐसा संभव नहीं है। अगर व्यवहारिक रूप से हम इसकी बात करें तो ऐसा संभव नहीं है। मार्क्सवादियों ने कल्याणकारी एवं सामाजिक लोकतंत्र द्वारा न्याय की प्राप्ति नहीं हो सकती, ये मानना है मार्क्सवादियों का। जबकि आज की बात हम कर लें तो आज सारे जगह में कल्याणकारी राज्य का उदय सबसे तेज़ी से हुआ है। जितनी भी संकल्पनाएं प्रस्तुत हुई उसमें सबसे अधिक संकल्पना कल्याणकारी राज्य में प्रस्तुत हो रही है मित्रों। तो आज तो मार्क्सवाद की ये व्यवस्था, जैसा कि कल्याणकारी और सामाजिक लोकतंत्र द्वारा न्याय प्राप्ति का विरोध करते हैं, अप्रासंगिक सिद्ध हुई है। लेकिन इस मान्यता में त्रुटि क्या है? अब आ जाते हैं तत्वात्मक मान्यता की त्रुटि क्या है। त्रुटि ये है कि मार्क्सवादी व्यवस्था में जिस प्रकार एक दल का प्रभुत्व आधिपत्य स्थापित हो गया है, उसमें व्यक्ति की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दमन किया गया है। सर्वहारा वर्ग के शासन के बजाय सर्वहारा वर्ग पर शासन स्थापित हो गया है। क्या माना है मार्क्स ने? कि सर्वहारा वर्ग का शासन होगा, जबकि वास्तविकता क्या है? साम्यवादी देशों में अभी भी आपके पास चाइना जैसे साम्यवादी देश हैं तो सर्वहारा वर्ग पर नहीं
बल्कि सर्वहारा वर्ग का नहीं, सर्वहारा वर्ग पर शासन स्थापित हो गया, ऐसा मानना आज के व्यवहारिक रूप के विचारकों का, और ये सही भी है। जबकि मार्क्स का क्या ध्येय था कि आने वाले समय में जहाँ साम्यवाद होगा वहाँ सर्वहारा वर्ग शासन करेगा, और कोई शासित मतलब क्लासलेस वर्गलेस सोसाइटी की बात मार्क्स ने किया ना, जबकि यहाँ ऐसा नहीं देखने को मिल रहा है। अब न्याय की अगर बात कर लेते हैं तो राल्स का जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि राल्स सबसे बड़े जो है विचारक न्याय के रहे हैं। तो आ जाते हैं राल्स के न्याय सिद्धांत की दोस्त बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं ये आपको बताता चलूँ कि जॉन्स राल्स ने 20वीं शताब्दी की ये दार्शनिक हुआ करते थे, और इनकी एक प्रसिद्ध कृति थी द थ्योरी ऑफ जस्टिस। ये 1971 में लिखी गई थी। इसमें न्याय की संकल्पना प्रस्तुत की है राल्स ने, और चिंतन के केंद्र बिंदु में भी इनके न्याय ही रहा है। राल्स के अनुसार न्याय समाज का केंद्रीय सद्गुण है। मानवीय समाज द्वारा न्याय के नियमों का निर्माण किया गया था। न्याय मानवता का तार्किक चयन का परिणाम है। न्याय क्या है? मानवता के तार्किक चयन का परिणाम है। बिना न्याय के मानवता इनके हिसाब से सही नहीं हो सकती। राल्स ने अपने न्याय सिद्धांत में 17वीं शताब्दी के समझौते के सिद्धांत को पुनर्जीवित करते हुए किया। समझौते के सिद्धांत अर्थात हाब्स लाक का युग की बात कर रहा है। 17वीं शताब्दी में कौन हुआ करता था? हाब्स और लाक, जो राज्य के समझौते के सिद्धांत की संकल्पना दिए थे। तो इसी हिसाब से न्याय राल्स क्या करते हैं? समझौते के सिद्धांत की बात करते हैं, और इनके अनुसार उसने एक ऐसे अज्ञान के पर्दे की परिकल्पना की। किसके पर्दे की? अज्ञान के पर्दे। नोट कर लीजिएगा दोस्त, ये आन के पर्दे आपके PDF में दिख रहा है थोड़ा सा, ये अज्ञान के पर्दे हैं। अज्ञान के पर्दे की संकल्पना की, जो व्यक्ति की अपने प्रतिभा और क्षमता का ज्ञान ही नहीं था। राल्स की बात करें तो राल्स ये मानते हैं कि व्यक्ति में जब समझौता नहीं हुआ था तो उसको अपनी कैपेबिलिटी ही नहीं पता थी कि वो किसके लिए कैपेबल है और किसके लिए कैपेबल नहीं है। तो जब उसने समझौता कर लिया तो उसको क्या पता लग गया? उसकी अपनी कैपेबिलिटी पता लग गई। उस कैपेबिलिटी के हिसाब से समझौते को न्यायपूर्ण समाज में, समझौते के द्वारा एक न्यायपूर्ण समाज के निर्माण की बात कही है राल्स ने। इस समझौते के द्वारा क्या होगा? समाज में न्यायपूर्ण तरीके से समाज का निर्माण किया जाएगा, और उन्होंने स्वयं की स्थिति से सबको वंचित रूप में रखा, और यह प्रयत्न किया कि इस वंचित वर्ग की स्थिति में हमें कितनी वस्तुओं की आवश्यकता होगी। इसके लिए राल्स ने न्याय सिद्धांत को अधिकतम न्यूनतम सिद्धांत भी कहा जाता है। अर्थात जो व्यक्ति है उसको किसकी क्या आवश्यकता है उसको पता नहीं था, तो जब उसने समझौता किया तो समझौते में किसी को किसी वस्तु की अधिक ज़रूरत पड़ेगी, किसी को किसी वस्तु की कम ज़रूरत पड़ेगी, ऐसा राल्स का मानना है। इसी कारण राल्स के न्याय सिद्धांत को अधिकतम न्यूनतम सिद्धांत भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, ये सवाल कभी कभी आता है आपकी परीक्षाओं में कि इसमें अधिकतम और न्यूनतम सिद्धांत क्या है। अच्छा, इसका अभिप्राय यह है कि न्यूनतम स्थिति में रहने वाले लोगों के लिए अधिकतम लाभ होना चाहिए, स्थिति में होना चाहिए। और सामाजिक जो है न्याय, समाज को न्यायपूर्ण बनाने के लिए न्यायपूर्ण समाज की विशेषता में क्या होना चाहिए और किस तरह समाज न्यायपूर्ण बन सकता है, इसके लिए उन्होंने अधिकतम न्यूनतम। इसका अर्थ यह है कि जो व्यक्ति सामाजिक रूप से ज़्यादा पिछड़ा है, आर्थिक रूप से ज़्यादा पिछड़ा है, उसको ज़्यादा सामाजिक सहयोग की, ज़्यादा अर्थ की आवश्यकता है, तो इसलिए उसको ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुएं, सेवाएं प्रदान करनी चाहिए, जिससे वो समाज के सभी वर्गों के साथ बराबर की स्थिति में आ सके। राल्स के न्याय की कल्पना लोकतांत्रिक संरचना की पृष्ठभूमि में भी है। जैसा कि आप मानते हैं कि कुछ विशेष लोगों को विशेष सुविधाएं दी जाती हैं, जैसे विकलांग बच्चों को कुछ विशेष सुविधाएं दी जाती हैं, हमारे सरकारी अस्पताल खुलवा दिए जाते हैं जो कल्याणकार के उद्देश्य से गरीब लोगों को ज़्यादा सुविधाएं प्रदान कर दी जाती। तो इस तरह की जो संकल्पना थी ये राल्स के न्याय सिद्धांत में भी थी। राल्स का भी मानना था कि जो सामाजिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं उनको राज्य के द्वारा अधिक से अधिक सहयोग करना चाहिए, और इस सहयोग को राल्स वैध मानते हैं। राल्स की ने लोकतांत्रिक संरचना की पृष्ठभूमि में कहा कि न्याय में समान स्वतंत्रता का अधिकार मुख्य एवं प्राथमिक है। समान स्वतंत्रता मतलब स्वतंत्रता सबको कैसी मिलनी चाहिए? समान मिलनी चाहिए, और ये समान स्वतंत्रता का अधिकार मुख्य है और यह अधिकार सभी व्यक्तियों को समान रूप से प्राप्त होना चाहिए। अच्छा, स्वतंत्रता का आशय किस चीज़ से लेते हैं? मत देने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति तथा समूह निर्माण की स्वतंत्रता, निजी संपत्ति रखने की स्वतंत्रता सम्मिलित है।
राल्स के अनुसार स्वतंत्रता केवल स्वतंत्रता के लिए ही सीमित किया जा सकता है, न कि अन्य आधारों पे। अब ये चीज़ ध्यान देने योग्य है, स्वतंत्रता को सिर्फ स्वतंत्रता की बात करते हैं राल्स, न कि किसी भी कार्य की स्वतंत्रता। स्वतंत्रता सिर्फ जो वैधानिक चीज़ें हैं उसके लिए आप स्वतंत्र हैं, कोई अन्य कार्य जो अनैतिक हो, असामाजिक हो, उसको करने के लिए आप कतई स्वतंत्र नहीं हैं। इसलिए राल्स का न्याय क्या है? प्रक्रियात्मक न्याय है मित्रों। राल्स का न्याय क्या है? प्रक्रियात्मक न्याय है। अब राल्स के हम तीसरे महत्वपूर्ण बिंदु की बात कर लें अगर, तो तीसरे महत्वपूर्ण बिंदु में उन्होंने कहा कि न्यूनतम स्थिति में रहने वाले लोगों के लिए अधिकतम लाभ, अर्थात जो सामाजिक रूप से पिछड़े हैं उनके लिए विशेष सुविधाओं का प्रदान होना चाहिए, ये उनका राल्स का मानना है। अच्छा, राल्स ने ओवरऑल किया क्या? राल्स ने प्रक्रियात्मक न्याय और तत्वात्मक न्याय के मध्य एक बेहतरीन सम्मिश्रण किया, जैसा कि हम ऊपर पढ़ रहे थे कि अधिकार के आधार पर, अर्हता के आधार पर। प्रक्रियात्मक न्याय की भी हमने बात करी है और तत्वात्मक न्याय की बात करी है। राल्स बड़े ही चालाकी के साथ प्रक्रियात्मक और तत्वात्मक न्याय को एक साथ मिला दिया। इसका क्या कर दिया? सम्मिश्रण कर दिया, और सम्मिश्रण करके एक बीच का मार्ग निकालने का प्रयत्न किया जिसमें सभी वर्गों की भलाई की बात की है। राल्स ने एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत न्याय की प्राप्ति का विश्लेषण किया। वह कल्याणकारी राज्य के द्वारा लोगों की प्राथमिक वस्तुओं के समान वितरण के द्वारा न्याय संभव है। तो पूंजीवाद को भी नहीं छोड़ता है और कल्याण को भी नहीं छोड़ता है। तो राल्स ने जो है दोनों चीज़ों को एक साथ ले लिया। किसको किसको? पूंजीवाद को और कल्याणकार को। तो इसलिए न्याय में प्रकृत्यात्मक और तत्वात्मक न्याय के बीच का मार्ग राल्स जी का मानना है। अब राल्स का न्याय बेंथम की सुखवादी मान्यता पर आधारित नहीं है, इसका भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी। जैसे बेंथम आप जानते हैं पिग फिलॉसफी दिया था और इसने ये माना कि जो अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख ही न्याय है। किसका मानना है ये? बेंथम का। जबकि राल्स का न्याय ऐसा नहीं है। राल्स ने व्यक्ति को स्वयं में साध्य मानते हुए न्याय की प्राप्ति का प्रयत्न किया है। जैसे राल्स का विचार कांट की नैतिकता से प्रभावित है। राल्स कभी भी अनैतिक बातों के संबंध में पक्ष में नहीं है। उसका न्याय कांट जैसी, कांट की नैतिकता का सिद्धांत आपने पढ़ा होगा, या हम आगे बात करेंगे जब कांट पढ़ेंगे, कि कांट ने जो नैतिकता की बात कही है कि नैतिकता से ही सब कुछ संभव, अनैतिक तरीके से कोई कार्य उचित नहीं है, जैसा कि कांट का माना। तो ठीक है, राल्स में भी ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। चूँकि कांट पहले आया था, राल्स बाद में आया, तो राल्स ने न्याय कहीं न कहीं किसी भी विचारकों का, अपने पूर्ववर्ती विचारकों का प्रभाव नए विचारकों पे देखने को किसी न किसी रूप में मिल ही जाता है। ये राजनीति शास्त्र नहीं, पूरे समाज की एक व्यवस्था है और ऐसा होता है। तो राल्स भी कांट की नैतिकता से प्रभावित था। अच्छा, इसने बेंथम के उपभोक्तावाद से नहीं प्रभावित था, जबकि बेंथम भी प्राचीन था, लेकिन क्या था? बेंथम अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख के जो सिद्धांत है, इससे राल्स कहीं भी प्रभावित नहीं था। अब प्रश्न ये खड़ा होता है कि पूंजीवादी उत्पादन और नैतिकता के आधार का वितरण संभव है, जैसा कि राल्स बना। तो राल्स ने इसका बचाव करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि समाज में विषमता उत्पादन वृद्धि में प्रेरक की भूमिका निभाती है। समाज में विषमता क्या करती है? उत्पादन वृद्धि में प्रेरक की भूमिका निभाती है। चूँकि समझौते में किसी भी व्यक्ति को अपनी भविष्य की स्थिति का पता नहीं, क्यों नहीं पता है? वो अज्ञान के पर्दे में है। तो जब अज्ञान के पर्दे में रहेगा तो उसको अपनी भविष्य की स्थिति का तो पता है नहीं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति अपने लिए न्यूनतम स्थिति को मानकर चलता है कि वो किसी को ये पता ही नहीं है कि वो किस स्थिति में कब कहाँ रहेगा, किस चीज़ से वो वंचित है, क्या उसको मिल रहा है। इसीलिए उसने अज्ञान के पर्दे की बात कही है और उसके अनुसार व्यक्ति को पता ही नहीं है कि इन फ्यूचर वो क्या करेगा। तो इसलिए अपने को सब लोग क्या मान के चलते हैं? बेस पे, बेसिक पे, मतलब न्यूनतम जो स्थिति है उस पे मान के चलते हैं। और इसलिए राल्स ने बड़े ही आसान देखिए, एक चीज़ मित्रों मैं बताना चाहूँगा आप सबको कि एक लाइन बड़े गौर से आप ध्यान रखिएगा, तो ये दर्शन आपको न्याय का राल्स की बड़े अच्छे से समझ में आ जाएगा। राल्स ने मार्क्सवादी व्यवस्था को भी नहीं माना, बेंथम के पिग फिलॉसफी को भी नहीं माना, कांट के नैतिकता के साथ पूंजीवादी व्यवस्था का विरोध न करते हुए और कल्याणकारी राज्य की संकल्पना को प्रस्तुत करता है। अर्थात पूंजीवाद भी विद्यमान है, जिस हिसाब से वो श्रम के संपत्ति की बात करता है, जिस हिसाब से समानता की बात करता है, नैतिक मूल्यों की बात करता है, उसलिए कल्याणकारी राज्य की कहीं न कहीं अवधारणा है जो वो कहता है कि जो लोग सामाजिक रूप से
विपन्न हैं, जिनकी सामाजिक स्थिति खराब है, उनको अधिकतम सामाजिक सेवाओं का उपभोग करने का उचित अवसर मिलना चाहिए। तो न्याय के इस सिद्धांत में राल्स ने एक कहीं न कहीं पूंजीवादी व्यवस्था के साथ कल्याणकारी राज्य की संकल्पना प्रस्तुत की, और इस कल्याणकारी में कहीं न कहीं थोड़ी सी पूंजीवाद की बू तो है, ये नहीं कह सकते कि पूंजीवाद का इसने विरोध किया, परंतु राल्स का न्याय सिद्धांत इसीलिए हमारे आपके राजनीतिक विज्ञान के छात्रों के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इसने पूंजीवाद के साथ कल्याण की बात कही है। अब इस सिद्धांत की कुछ आलोचना भी की गई, तो उस पे आते हैं। समुदायवादियों के द्वारा मुख्य रूप से न्याय की आलोचनाएं की गई। तो समुदायवादी की मुख्य आलोचना अमूर्त व्यक्तिवाद को लेकर है कि जो है इनका मानना है कि राल्स ने कोई व्यक्तियों के लिए स्पष्ट विभाजन की बात नहीं कही है, और व्यक्तिवाद जो इनका है वो अमूर्त रूप से तो इसका विरोध करते हैं। दूसरी बात इन्होंने कहा कि उदारवादियों ने व्यक्ति की कल्पना को अतार्किक और व्यवहारिक माना है। जो व्यक्ति की इन्होंने बेस की कल्पना की है राल्स ने कि नहीं, व्यक्ति न्यूनतम स्तर पे है और अज्ञान का पर्दा है वो बेसिक से मान के चलता है, तो उसका इन्होंने विरोध किया है। इनका ये मानना है कि समूह के बजाय अलग थलग रूप में देखा है, क्योंकि व्यक्ति को किसी एक समूह में उसने नहीं देखा, ऐसा समूहवादी मानते हैं। अच्छा, समुदायवादियों के अनुसार व्यक्ति स्वयं अवस्थित है, और इसका अभिप्राय कि हमारी मूल मान्यताएं परिवार, समाज, धर्म और राष्ट्र द्वारा निर्धारित होती हैं। जैसा कि समुदायवादी मानते हैं कि हम अकेले हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, ये समुदायवादी का मानना। हम कैसे हैं, परिवार में, समाज में, धर्म में या राष्ट्र में कहीं न कहीं किसी न किसी के साथ हमारा अस्तित्व है। तो इस समुदायवादियों में राल्स की इस आधार पर विरोध किया, जिसने व्यक्ति की बात कही है, समुदाय की बात नहीं कही है। और समुदायवादी व्यक्ति को नहीं, समुदाय को प्राथमिक मांगते हैं, इसलिए इसका विरोध किया है। समुदायवादियों के अनुसार न्याय का कोई मानक और सर्वमान्य परिभाषा नहीं हो सकती, बल्कि विभिन्न समूह के लिए एवं विभिन्न समुदाय के लिए न्याय की भिन्न भिन्न अवधारणाएं आवश्यक हैं, इसलिए न्याय का कोई एक मापदंड नहीं निर्धारित किया जाता। ये साम्यवादियों का मानना है। अब मार्क्सवादी भी क्यों पीछे रहेगा, मार्क्सवाद भी इसकी आलोचना करता है, और मार्क्सवाद के अनुसार व्यक्ति मूलतः वर्ग का सदस्य, इसलिए व्यक्ति से पृथक समझौते की कल्पना ही नहीं की जा सकती। अर्थात जो इसने समझौते की बात राल्स ने की, समझौते को ही मार्क्सवादी चुनौती दे देते हैं कि ये समझौता ही उचित नहीं है, क्योंकि जब तक कोई संगठन या वर्ग नहीं बनेगा तब तक समझौता संभव नहीं है। इस पे वुल्फ एक विचारक हुआ करते थे, उन्होंने राल्स के न्याय को उदारवादी कल्याणकारी राज्य पूंजीवाद का समतामूलक क्षययाचक कहा है। वुल्फ, आप नाम याद रखिएगा, वुल्फ थे। वुल्फ ने राल्स के न्याय को उदारवादी कल्याणकारी राज्य पूंजीवाद का समतामूलक क्षययाचक कहा है। मैकफरसन, ये भी एक मार्क्सवादी विचारक था, मैकफरसन ने राल्स की आलोचना करते हुए कहा कि यदि उदारवादी संशोधनवाद है तो इसीलिए फिक्स जैसे विचारकों ने तो ये कहा कि इनकी पूरी मान्यता उदारवाद पे आधारित है। मिल्टन फिक्स, इनका पूरा नाम है मिल्टन फिक्स, ने तो यहाँ तक कह दिया कि वस्तुतः मानवीय स्वभाव के त्रुटिपूर्ण तरीके से प्रस्तुत करता है। कौन, राल्स जो है मानवीय स्वभाव को त्रुटिपूर्ण तरीके से प्रस्तुत। पर्दे के पीछे सभी व्यक्ति समान हैं, ये फिक्स कहते हैं कि पर्दे के पीछे सभी व्यक्ति समान हैं। ये बात समझ में फिक्स के नहीं आई और उन्होंने इस पे इसका विरोध किया। मिल्टन फिक्स के अनुसार वर्गीय विभाजन के कारण सभी व्यक्तियों की समान स्थिति नहीं थी, जैसा कि राल्स मानता है कि सबकी स्थिति, लोगों ने सबको व्यक्ति अपने आप को समान माना है, और ये कहा है कि अज्ञान के पर्दे के पीछे सब लोग समान हैं, तो फिक्स इसका विरोध करते हैं। अच्छा, फिक्स ने यह भी कहा कि लाक, कांट एवं राल्स की मान्यता में मानव स्वभाव का मिथ्या अमूर्तपूर्ण। फिक्स तो मतलब राल्स के साथ साथ कांट और लाक की भी मान्यताओं में जो व्यक्ति का स्वरूप है उसको ये अमूर्तीकरण मानते हैं। अब इस राल्स के न्याय के सिद्धांत के बाद, इस सारे मार्क्सवादियों समुदायवादियों के विरोध के बाद, नाजिक का दर्शन आया ही, एक तरह से यह मान सकते हैं कि राल्स के अगेंस्ट आया था। तो नाजिक ने अपनी एक कृति लिखी थी, थ्योरी ऑफ जस्टिस, और इसमें प्रक्रियात्मक न्याय को महत्वपूर्ण स्थान दिया। और नाजिक ने आत्मविश्वास के सिद्धांत के आधार पर यह माना कि पहले समूची दुनिया पर किसी का नियंत्रण नहीं था, लेकिन बाद में व्यक्ति ने अपनी प्रतिभा और क्षमता के द्वारा इस पर स्वामित्व स्थापित किया, और क्षमता और प्रतिभा का स्वयं का स्वामित्व है, इसलिए व्यक्ति द्वारा अर्जित संपत्ति व्यक्ति की क्षमता और प्रतिभा का परिणाम। इसलिए नाजिक ने संपत्ति को नियंत्रण करने की व्यक्ति के व्यक्तित्व पर आक्रमण कहा। राल्स क्या मानता था?
संपत्ति है लेकिन कल्याणकारी है, संपत्ति का वैध अर्जन होना चाहिए, वैध स्थानांतरण होना चाहिए। और नाजिक क्या मानता है? नाजिक का ये मानना कि संपत्ति जैसी भी है वह सब वैध है, क्योंकि संपत्ति प्राकृतिक अवस्था में थी और व्यक्ति जब आया तो उस संपत्ति में अपना अर्जन किया है, तो उसका किसी भी तरह वो वैधानिक अवैधानिक कोई बीच की बात करता ही नहीं है। सीधे जो संपत्ति वो व्यक्ति के साथ है और व्यक्ति की अलग उसका कोई हित नहीं है और व्यक्ति से वह संपत्ति ली ही नहीं जा सकती, और इसी को वो न्याय मान बैठता है। नाजिक इसी को न्याय मान बैठता है। अच्छा, जबकि राल्स क्या करता है? कल्याणकारी राज्य की अवधारणा की बात करता है, जबकि नाजिक क्या कहता है? कल्याणकारी राज्य की मान्यता को सीधे अस्वीकृत कर दिया और उसने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, मुक्त अर्थव्यवस्था का पूर्ण समर्थन किया। किसका करता है मित्रों? पूंजीवादी और मुक्त अर्थव्यवस्था का समर्थन किसने किया? नाजिक ने। ध्यान रहे, जो है नाजिक मुक्त अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जबकि राल्स कल्याणकारी राज्य की बात करता है। तो निष्कर्ष पे अगर हम पहुंचते हैं तो राल्स के न्याय की अवधारणा में स्वतंत्रता एवं अवसर की समानता का बेहतरीन सम्मिश्रण है। इसी के साथ न्याय की प्राप्ति का लोकतांत्रिक संवैधानिक मार्ग ज़्यादा सहज एवं सुलभ। इसलिए मूल प्रश्न यह है कि उपलब्ध कि न्याय की मान्यताओं का सर्वाधिक बेहतर कौन है, न कि सबसे बेहतर। सबसे बेहतर तो संभव ही नहीं है, क्योंकि दर्शन रोज़ बदलते हैं और विज्ञान, राजनीति शास्त्र इसीलिए विज्ञान है कि चलायमान है। क्या है? बड़ी डायनेमिक सब्जेक्ट है आपकी भाइयों, ये रोज़ बदलती है। तो इसलिए कोई न्याय की अस्थायी अवधारणा नहीं हो सकती। कौन अवधारणा सबसे करीब है? तो इसमें इस संदर्भ में राल्स के न्याय का कल्याणकारी राज्य अंतर संबंध प्रभावी रूप से स्थापित किया जाए तो 20वीं शताब्दी का सबसे मौलिक योगदान मान सकते हैं। अर्थात राल्स के न्याय की अवधारणा को सबसे मौलिक माना जा सकता है। अब आ जाते हैं कि न्याय का समानता के साथ क्या संबंध है। तो वस्तुतः न्याय की संकल्पना यूनानी युग से ही विद्यमान है, लेकिन समानता बाद में आई। न्याय तो बहुत पहले से और समानता बाद में आई। तो अरस्तु के न्याय की संकल्पना में विषमता को तार्किक और स्वाभाविक माना, इसलिए उसने दास प्रथा का विरोध किया। तो समानता और असमानता की बात कर लें तो अरस्तु ने जो है न्याय की संकल्पना के अंदर विषमता को माना था। विषमता अगर नहीं मानता तो दास पैदा कैसे होता? तो कहीं ना कहीं मानसिक विषमता थी, इसीलिए दास जो है पैदा हुआ है। तो यहाँ थोड़ा सा विषमता का लक्षण अरस्तु के दर्शन में देखने को मिल जाता। फिर आधुनिक युग की बात कर लें तो टाकविले और एक्टन दो ऐसे विचारक हुए, टाकविले और एक्टम। ये इन लोगों ने समानता के समर्थक नहीं थे। ये लोग का भी विचार था कि समानता नहीं हो सकती और असमानता कहीं न कहीं व्यक्ति में विद्यमान थी। उसके बाद समकालीन युग में नव उदारवादी विचारक हेयक, नॉजिक जैसे मान्यताकारों के अनुसार न्यायपूर्ण समाज का अभिप्राय मुक्त था। तो न्याय और समानता को पूरक मानने का एक दर्शन भी प्रचलन में आया कि न्याय और समानता एक दूसरे की पूरक हैं या नहीं हैं। तो इस पर समाजवादियों और मार्क्सवादियों ने एक विषम समाज में न्याय को अस्वीकार कर दिया, क्योंकि समाज अगर समान नहीं है तो न्याय वहाँ प्राप्त नहीं हो सकती, जैसा कि आप पहले पढ़े हैं। और अतः इसी के अनुसार समानता का आशय प्रत्येक परिस्थिति में समानता का या मूल सभी को, अर्थात प्रत्येक परिस्थिति में व्यक्ति समान हो जन्म से कर्म से, ऐसा संभव नहीं। इसके मूल में जो एक मध्यमवादी मार्ग का दृष्टिकोण उत्पन्न होता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति न जन्म से समान हो सकता है न कर्म से समान हो सकता है। सबकी अलग अलग मानसिक स्थितियाँ होती हैं, तो व्यक्ति समान नहीं हो सकता। तो एक मध्यम मार्गी दृष्टिकोण सामने आया। इस मध्यम मार्गी दृष्टिकोण में दोस्तों समानता और न्याय के एक दूसरे के पूरक हैं, लेकिन समानता का आशय अवसर की समानता या संसाधनों की समानता से है। किसकी समानता? जो अवसर की समानता है और संसाधन की समानता। अतः इनके अनुसार राल्स और डार्किन जैसे विचारक मुख्य हैं। किसके अनुसार? मध्यम मार्गियों के अनुसार राल्स और डार्किन ये दो मुख्य विचारक हुए, जिन्होंने, ये दोनों उदारवादी थे, ध्यान रहे आपको, ये दोनों उदारवादी विचारक थे और जिन्होंने न्यायपूर्ण समाज स्थापित करने का प्रयास भी किया। तो इन दोनों विचारकों ने, राल्स और डार्किन ने, समानता और स्वतंत्रता को मानते हो। तो बार्कर के शब्दों में बार्कर ने कहता है कि न्याय का आशय स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे मूल्यों को सम्मिलित करना है। बार्कर क्या कहते थे? पहले ही उसने सबसे पहले, हम लोग अगर पेज नंबर 1 की बात कर लें तो उसमें
सामाजिक समरसता, सामाजिक सामंजस्य की बात बारकर करते हैं और यहाँ भी बारकर ये कहते हैं कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व जैसे मूल्यों को सम्मिलित किया जाता है। जबकि आपको पता है बंधुत्व शब्द सबसे पहले कहाँ से आया था? फ्रांसीसी क्रांति से, नहीं, गौरवपूर्ण क्रांति, जो ब्रिटेन की गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी 1688 में, तो फ्रांसीसी शब्द सबसे पहले वहीं से प्रारंभ हुआ। तो इसके हिसाब से ये मध्यम मार्गी दृष्टिकोण में अब आते हैं। चूँकि जॉन राल्स मूलतः एक उदारवादी विचारक था और उन्होंने उदारवादी व्यवस्था के अंतर्गत न्यायपूर्ण समाज स्थापित करने का प्रयास किया और उनका सूचना, न्याय एवं सिद्धांत बाजारवादी व्यवस्था पर आधारित है। राल्स के न्याय में सभी व्यक्तियों को समान अवसर का अधिकार प्राप्त है। तो राल्स के अनुसार न्याय समाज का प्राथमिक सद्गुण है, जिसमें समान स्वतंत्रता के अधिकार, अवसर की समानता और न्यूनतम स्थिति में रहने वाले लोगों के लिए अधिकतम लाभ का प्रावधान किया गया है। तो राल्स के अनुसार प्राथमिक वस्तुओं का समान वितरण करना न्याय है। ये मध्यम मार्गी न्याय है। अब सवाल ये उठता है कि प्राथमिक वस्तुएं क्या हैं? तो पहला है सामाजिक प्राथमिक वस्तुएं, दूसरा है प्राकृतिक प्राथमिक वस्तुएं। प्राथमिक वस्तुएं किस तरह की हैं? दो तरह की हैं, सामाजिक प्राथमिक और प्राकृतिक प्राथमिक। सामाजिक प्राथमिक में आएगा, क्या आएगा? मूलभूत सब वर्ड आता है इसमें, स्वतंत्रता। जैसे स्वतंत्रता, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आवागमन की स्वतंत्रता, व्यवसाय के चयन की स्वतंत्रता, आमदनी की, संपत्ति की, अवसर की, आत्मसम्मान की, ये सारी सामाजिक प्राथमिकताएं हैं। अब दूसरा आता है प्राकृतिक प्राथमिकताएं, जिसमें प्रकृति से चीज़ें जो प्राप्त होती हैं वो है प्राथमिक। जैसे बुद्धि, बुद्धि हमें किससे मिलती है? प्रकृति से। बुद्धि को बढ़ाया और घटाया नहीं जा सकता, ये प्राकृतिक है। तो प्राकृतिक प्राथमिक वस्तुएं क्या है? बुद्धि और स्वास्थ्य। ये राल्स का मानना है कि बुद्धि और स्वास्थ्य दोनों प्राकृतिक वस्तुएं। तो राल्स की वरीयता का जो नियम दिया था राल्स ने, उसमें सबसे पहले उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता केवल स्वतंत्रता के लिए ही प्रतिबद्ध किया जा सकता है। अब ये जो प्राथमिक वस्तुएं हैं, जैसे सामाजिक प्राथमिक और प्राकृतिक प्राथमिक, इनमें भी वरीयता का निर्धारण किया गया है कि कौन में किसकी क्या वरीयता होगी। तो स्वतंत्रता की अगर हम बात करें, जो सामाजिक प्राथमिक की एक वस्तु है स्वतंत्रता, तो स्वतंत्रता को कभी भी बाधित नहीं किया जा सकता। ये तब बाधित किया जा सकता है जब स्वतंत्रता जो है स्वतंत्रता के लिए ही हो, तभी स्वतंत्रता को बाधित किया जा सकता है, अन्यथा स्वतंत्रता को बाधित नहीं किया जा सकता। दूसरी बात अगर कर लें कि उसके बाद क्या, राल्स के अनुसार न्याय कल्याण और कुशलता की तुलना में ज़्यादा महत्वपूर्ण है। न्याय कल्याण और कुशलता की तुलना में ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब इसमें भी देखिए वही सामाजिक प्राथमिकता की बात किया है इसने भी कि न्याय किसकी धन, कल्याण और कुशलता दोनों की अपेक्षा, अगर इन तीनों की हम तुलना करें कि न्याय, कल्याण और कुशलता में प्राथमिक कौन आएगा, वरीयता किसको दी जाएगी? तो न्याय को दी जाएगी। अधिकार भलाई से बेहतर है। अब राल्स ने तीसरी बात क्या कह दिया कि अधिकार, अगर हम किसी की भलाई करते हैं उससे सबसे पहले प्राथमिकता अधिकार की दी जाएगी। अब आते हैं कि राल्स के न्याय का राजनैतिक परिप्रेक्ष्य, न्याय की पृष्ठभूमि क्या है। तो इन्होंने जो है अपनी पृष्ठभूमि 4 तरह से बांटा है। पहले है आवंटन, दूसरा है अस्थायित्व, तीसरा है स्थानांतरण, चौथा है वितरण। तो आवंटन में इन्होंने कहा कि प्रतिस्पर्धी पूंजीवादी बाजारवादी व्यवस्था में राज्य के द्वारा कीमतों पर नियंत्रण होगा और प्रगतिशील करारोपण किया जाएगा। प्रगतिशील करारोपण अर्थात कल्याणकारी कार्य को करने के लिए जो पैसे या धन की आवश्यकता होगी उसे प्रगतिशील करारोपण कहेंगे। विकास के लिए जो बड़े लोगों से, जो पूंजीपतियों से कर लिया जाएगा उसी को प्रगतिशील करारोपण कहते हैं। अस्थायित्व की बात फिर इसने कहा है कि व्यक्ति को पूर्ण रोजगार दिलाने का प्रयत्न किया जाएगा तथा सभी व्यक्ति रोजगार के चयन में प्रस्तुत होंगे। सभी व्यक्ति को रोजगार के चयन में प्रस्तुत होंगे अर्थात स्वतंत्र होंगे, किसी को किसी तरह का बाध्यता नहीं की जाएगी कि आप इसको करिए, वो स्वतंत्र हैं और जो भी रोजगार करना चाहें कर लें। सभी के लिए न्यूनतम आय की गारंटी होगी। स्थानांतरण की बात करता है, ट्रांसफ़र की बात करता है कि सभी के लिए न्यूनतम आय की गारंटी होगी, जिसे दीर्घकालिक रूप में न्यूनतम स्थिति में रहने वाले लोगों के लिए आय में वृद्धि हो। पूंजीवादी प्रतिस्पर्धा व्यवस्था में मानवीय आवश्यकताओं को उपेक्षित करना कठिन था।
इसलिए उन्होंने न्यूनतम आय की गारंटी की बात करी कि हर व्यक्ति को कम से कम एक निश्चित आय हो ही जानी चाहिए जिसको जीवन कायदे से चलता रहे। न्यूनतम आय का प्रबंध होना चाहिए। न्यूनतम स्थिति में रहने वाले लोगों के लिए अधिकतम लाभ, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। वितरण की फिर बात करता है कि समाज में संपत्ति का केंद्रीकरण वितरण यदि एक सीमा से अधिक हो जाए तो स्वतंत्रता व समानता का सेंस है अवसर की समानता पर खतरा उत्पन्न हो जाता है। तो राल्स के अनुसार उत्तराधिकार की संपत्ति और उपहारों के संदर्भ में भी करारोपण का समर्थन किया गया है। अर्थात अगर संपत्ति का ट्रांसफ़र होता है तो उस केस में भी टैक्स देना होगा। अगर संपत्ति, ऐसा नहीं कि अगर कोई संपत्ति अपने बाप दादे से पाता है तो उसको टैक्सेशन से फ्री रखा जाएगा, ऐसा नहीं है। टैक्स सबको देना पड़ेगा। अगर संपत्ति उसको उत्तराधिकार के रूप में मिलती है तब भी टैक्स देना पड़ेगा। अब आते हैं राल्स के न्याय का आधार क्या था, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि राल्स के न्याय का आधार क्या है। ये अधिकार हो गया, आप आधार कर लीजिएगा। राल्स का न्याय कांट के आदर्शवादी सिद्धांतों से प्रभावित है और उसे कांट की इस मान्यता को स्वीकार किया है व्यक्ति स्वयं में क्या है, साध्य है, न कि साधन है। इसलिए उन्होंने कहा कि आत्मन साध्य से पहले है। क्या है? आत्मन अर्थात आत्मा। आत्मा क्या है? साध्य से पहले है। जो मनुष्य की आत्मा है वो साध्य से पहले है। राल्स के लिए प्रत्येक व्यक्ति का महत्व समान है। राल्स ने बेंथम के न्याय के मूल आधार को अस्वीकृत कर दिया था, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। बेंथम ने अधिकतम व्यक्तियों की जो अधिकतम सुख की बात की थी, राल्स उसका विरोध कर रहा था और यहाँ भी विरोध करता है क्योंकि वो नैतिकता को महत्व देता है। राल्स के न्याय निर्माण की पद्धति की बात कर लें तो राल्स ने न्याय निर्माण में अपने न्याय निर्माण के लिए बेस क्या माना था? अज्ञान के पर्दे को, जैसा कि हम पहले ही बताए हैं कि सब व्यक्ति क्या थे? अज्ञान के पर्दे पे थे और आरंभिक स्थिति की कल्पना लोगों ने कर ली। किसकी कल्पना कर ली? आरंभिक स्थिति की। और आरंभिक स्थिति में सामाजिक में समझौता कर लिया और समझौते में सबको समान अधिकार दिया गया, क्योंकि समझौते में हर व्यक्ति अपने को न्यूनतम मानता है कि जो उसकी उपलब्धि है वो क्या है? न्यूनतम है। तो अज्ञान के पर्दे का अभिप्राय दो था। पहला था उसे अपनी विशिष्ट क्षमताओं और प्रतिभाओं का ज्ञान ही नहीं था, अर्थात व्यक्ति यह नहीं जानता था कि उसकी विशिष्ट की क्षमता या प्रतिभा क्या है। दूसरे, वो अपने भविष्य की स्थिति का पता नहीं था कि इन फ्यूचर उसको क्या होगा। वो खुद कितना कैपेबल है उसको नहीं पता, और इन फ्यूचर क्या है वो भी नहीं पता। तो किस स्थिति में है? अज्ञान के पर्दे में। और इसी अज्ञान के पर्दे की वजह से उसने सामाजिक में समझौता किया है और उसी हिसाब से वितरण और कल्याणकारी और पूंजीवादी, जैसा कि भिन्न भिन्न हम लोगों ने पढ़ा है, उसकी बात की है। अच्छा, इसके अनुसार ऐसे ज्ञान के पर्दे के पीछे व्यक्ति अपने लिए अधिक से अधिक प्राथमिक वस्तुओं की प्राप्ति का प्रयत्न करेगा। जैसा हम पहले ही बता चुके हैं कि प्राथमिक वस्तुएं क्या है उसकी बात करेगा वो। अच्छा, राल्स के न्याय के नियम महाकल्पनिष्ठ नियम या अधिकतम न्यूनतम नियम कहा जाता है, ये भी हम लोग बात कर चुके हैं। मुख्य रूप से स्वतंत्रता को दो अर्थों में देखा जाता है। पहली, स्वतंत्रता मानवीय अस्तित्व का एक गुण है, और दूसरे अर्थों में बात करें तो स्वतंत्रता मनुष्य की एक दशा है। तो जो है हम बात करेंगे राजनीतिक सिद्धांत में, वो इस बात पे बात करेंगे कि स्वतंत्रता मानवीय अस्तित्व का मनुष्य की एक दशा है। बात करेंगे कि स्वतंत्रता जो है मनुष्य की एक दशा है, और उसी पे हम लोग बात करेंगे। तो इसमें आगे बढ़ते हैं और कुछ विचारक हैं और उनकी स्टेटमेंट लेते हैं कि किसने क्या कहा है स्वतंत्रता के लिए। तो J.R. ल्यूकस के अनुसार स्वतंत्रता का तात्विक अर्थ यह है कि विवेकशील कर्ता को जो कुछ सर्वोत्तम प्रतीत हो वही कुछ करने में वो समर्थ हो, और उसका कार्यकलाप बाहर से किसी भी तरह से प्रतिबंधित न किया जाए, अर्थात प्रतिबंधों का अभाव हो। लेकिन ये अभाव किसके लिए हो? ध्यान रखें, मनुष्य वो जो विवेकशील हो, विवेकशील मनुष्य के लिए प्रतिबंधों का अभाव स्वतंत्रता है। इन ल्यूकस की एक रचना भी थी जिसको आप नोट कर लें, द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिक्स, 1976 में इन्होंने लिखा था, और जो है बड़ी इंपॉर्टेंट रचना है एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको भी ध्यान में रख के नोट कर लें। और एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रहे कि विवेकशील कर्ता की बात ल्यूकस ने किया है, सबके लिए नहीं। अर्नेस्ट बार्कर ने प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी 1991 में एक लेक्चर दिया और उसमें स्वतंत्रता की बात करी इसने, और उसे नैतिक आधार पर स्वतंत्रता को बल दिया इसने।
नैतिक आधार पे स्वतंत्रता को बल दिया और उन्होंने आगे चल के ये बताया कि विवेकशील प्रकृति अपने आप में साध्य है। इनका ये स्टेटमेंट है कि विवेकशील प्रकृति अपने आप में साध्य है और स्वतंत्रता के दो प्रकारों की बात करता है, नकारात्मक स्वतंत्रता और सकारात्मक स्वतंत्रता। अब आ जाते हैं कि कौन किसके विचारक हैं। तो नकारात्मक स्वतंत्रता के जो विचारक हैं उसमें जे.एस. मिल, हाब्स, लॉर्ड एक्टन, मिल्टन फ्रीडमैन, स्पेंसर, एडम स्मिथ, हेयक, डेविड, रिकार्डो और बर्लिंग। तो जिसमें बर्लिंग के अनुसार कहते हैं, बर्लिंग का एक स्टेटमेंट है कि व्यक्ति स्वयं विवेकशील है और इसलिए उसको स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए, उससे किसी भी प्रकार की सहायता, प्रतिबंध की, सहयोग की आवश्यकता नहीं। अर्थात सभी प्रकार के वो बंधन चाहे सकारात्मक हो या नकारात्मक हो या अच्छे हो या बुरे हो, इससे कोई मतलब बर्लिन का नहीं रहा है। बर्लिन ने प्रत्येक तरह के बंधन के अभाव की बात कही है स्वतंत्रता में, कि किसी भी तरह का कोई बंधन नहीं होना चाहिए। वहीं हेयक आते हैं और हेयक ने अपनी एक कृत द कम्युनिकेशन ऑफ लिबर्टी, स्वतंत्रता का संविधान, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी लिख डाला और इन्होंने दूसरे की स्वेच्छाचारी इच्छा से ही स्वतंत्रता कहा। मतलब अगर आपके ऊपर किसी दूसरे की इच्छाओं को थोपा न जाए तो वही स्वतंत्रता है, आपके अंदर किसी भी तरह की इच्छा को थोपा नहीं जाएगा। फिर आते हैं मिल, जैसा कि आप मिल जानते हैं, मिल की एक बड़ी फेमस जो है रचना थी स्वतंत्रता पर निबंध, एशिया ऑफ लिबर्टी, और इसमें इन्होंने अभिव्यक्ति की बात सबसे प्रबल तरीके से की और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर बल दिया। मिल ने तो चूँकि आपको पता है यहाँ तक कर डाला कि अगर पागल है कोई व्यक्ति, अर्थात पागल को भी उतनी ही अभिव्यक्ति और भाषण की पूर्ण स्वतंत्रता का अधिकार दिया जाना चाहिए जितना एक समझदार को। तो मिल अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रबल समर्थक है। और मैं बता दूं कि 2004 में, ये 2019 में जून में ये सवाल पूछा भी गया था, यूजीसी के पेपर में ये सवाल पूछा भी गया था मिल को लेके, और यही स्टेटमेंट था, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रबल समर्थक कौन था, यही सवाल पूछा भी गया था। अब आगे आते हैं, व्यक्ति को नकारात्मक स्वतंत्रता प्रदान करते समय राज्य कोई हस्तक्षेप नहीं करता। इसका मतलब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जो नकारात्मक स्वतंत्रता है इसके सेंस को आप कैसे समझोगे। तो जब किसी ऐसी स्वतंत्रता में जहाँ राज्य किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं होगा, केवल हर व्यक्ति अपने ऊपर संयम रखने का प्रयास करेगा, एक दूसरे का सहयोग करेगा और कोई किसी को हस्तक्षेप नहीं करेगा, तो इस तरह की जो स्वतंत्रता की भावना होगी वो नकारात्मक स्वतंत्रता के पक्ष में आएगी। अब यहाँ तक रही नकारात्मक स्वतंत्रता। अब प्रश्न ये उठता है कि अगर नकारात्मक स्वतंत्रता अपने आप में बेहतर थी, साध्य थी, अच्छा थी, तो सकारात्मक स्वतंत्रता की ज़रूरत ही क्यों पड़ी। तो सकारात्मक स्वतंत्रता की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि नकारात्मक स्वतंत्रता में विसंगतियों का भरमार हो गया, बहुत ढेर सारी विसंगति हो गई, तो सकारात्मक स्वतंत्रता की मांग उठने लगी और सकारात्मक स्वतंत्रता का आविर्भाव हुआ। और जिसको सकारात्मक स्वतंत्रता को दो नामों से जाने जाते हैं, एक सकारात्मक स्वतंत्रता या तात्विक स्वतंत्रता। तो जो इसके समर्थक विचारक रहे उनको आप जान लीजिए। तो टी.एच. ग्रीन रहे, लास्की रहे, रूशो रहे, हीगल रहे, मैकफरसन, कांट, और एक भारतीय विचारक, प्रबल विचारक कह सकते हैं, डॉक्टर अमर्त्य सेन। ये भी सकारात्मक स्वतंत्रता के समर्थक रहे। इन्होंने, इन लोगों का ये मानना था कि राज्य का हस्तक्षेप व्यक्ति की स्वतंत्रता में सहायक होता है। ग्रीन कहता है कि स्वतंत्रता उन कार्यों को करने या भोगने का नाम है जिसका समाज में अन्य व्यक्तियों से उपयोग किया जाए। अर्थात अगर आपकी स्वतंत्रता किसी दूसरे की स्वतंत्रता में बाधक है तो वह स्वतंत्रता युक्त नहीं है। राजनैतिक शब्दों में कहें तो वो स्वतंत्रता युक्त नहीं है, अर्थात दूसरे को जो प्रभावित करती है उससे कहीं न कहीं दूसरे का स्वतंत्रता का हनन हो रहा है, तो आपकी स्वतंत्रता वो उचित नहीं है। अब लास्की ने स्वतंत्रता के 3 प्रकार बताए: व्यक्तिगत स्वतंत्रता, राजनैतिक स्वतंत्रता और आर्थिक स्वतंत्रता। व्यक्तिगत में चुनाव लड़ने की, ये वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, भाषण, समागम, संगठन, इस तरह की स्वतंत्रता है। राजनैतिक में चुनाव लड़ने की स्वतंत्रता, पार्टी बनाने की स्वतंत्रता, वोट देने की स्वतंत्रता, और आर्थिक में रोजगार, नौकरी, व्यापार, व्यापारिक संगठन बनाने की स्वतंत्रता है।
ध्यान रहे, एक समागम करने में या विदाउट किसी राजनैतिक संगठन, विदाउट पॉलिटिकल संगठन का जो संगठन है वो अब व्यक्तिगत स्वतंत्रता में आता है। जो आर्थिक संगठन है, व्यापारियों का जो संगठन है वो आर्थिक स्वतंत्रता में आता है, और जो राजनीतिक पार्टियों का संगठन है वो राजनीतिक स्वतंत्रता में है। तो तीनों में ये डिफरेंस है। मैकफर्सन कहता है कि स्वतंत्रता ही सकारात्मक विचार है जिसमें व्यक्ति रचनात्मक कार्य कर सकता है। ये मैकफर्सन का स्टेटमेंट है। और हीगल ने तो यहाँ तक कह दिया कि राज्य की आज्ञा का पालन करना ही स्वतंत्रता है। राज्य जो करता है वो उचित है और उसकी आज्ञा का पालन करिए, वही स्वतंत्रता है। और अमर्त्य सेन ने कहा कि व्यक्ति की क्षमताओं का विकास करने के लिए राज्य रूल रेगुलेशन बनावे, और जो रूल रेगुलेशन राज्य बनाएगा उसमें व्यक्ति अपनी सीमाओं में रह के और अपनी क्षमताओं को स्वतंत्र रूप से विकास करे, वही स्वतंत्रता है। अब आते हैं कि लोकतंत्र के अंतर्गत स्वतंत्रता का सिद्धांत कैसे आया। तो वो मैं बता दूं कि ये 3 क्षेत्रों में कार्य करता है। पहला नागरिक स्वतंत्रता, दूसरा राजनैतिक और आर्थिक। आगे चलकर जब हम बात करेंगे तो बारकर एक विचारक हुआ करते थे जो नागरिक स्वतंत्रता के अंतर्गत भी 3 बातों को समाहित माने हैं। पहला दैहिक, दूसरा बौद्धिक और तीसरा व्यवहारिक। तो बारकर का जो दैहिक स्वतंत्रता, उसमें उनका मानना है कि व्यक्ति के जीवन और स्वास्थ्य में किसी भी प्रकार की कोई क्षति किसी अन्य के द्वारा न पहुंचाई जानी चाहिए। अगर पहुंचती है तो वो उसके दैहिक स्वतंत्रता का हनन है। यहाँ से एक चीज़ निकल के आती है कि बलात् श्रम, बाल श्रम। बलात् श्रम, बाल श्रम में अंतर होता है मित्र। बलात् श्रम अर्थात ज़बरदस्ती कराया गया श्रम, और बाल श्रम अर्थात जो लोग अभी वयस्क नहीं हैं उनसे कराया गया श्रम। तो ये दोनों में अंतर है। तो इस दोनों को वह दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत मानता है। और जो बौद्धिक स्वतंत्रता उसमें ये है कि व्यक्ति को अपने विचार को व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए, उस पर किसी भी तरह का प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए, बारकर मानते हैं, और वो उनकी बौद्धिक स्वतंत्रता है। और व्यवहारिक स्वतंत्रता की बात कर लें तो उसमें ऐसा है कि हर व्यक्ति को जो है एक दूसरे से जो अनुबंध होता है या जो सामाजिक संबंध है या जो सामाजिक संगठन है उनमें आपका किसी अन्य के साथ, किसी अन्य का आपके साथ जो व्यवहार है वो किस तरह और किस दायित्व के हिसाब से होता है, वही व्यवहारिक स्वतंत्रता है। और इस व्यवहारिक स्वतंत्रता को बारकर ने व्यवहारिक मर्यादाओं के अंतर्गत माना है और उसका प्रबल समर्थक किया है। आगे जब आएंगे तो वाल्टर वेजहार्ट एक विचारक हैं, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि चर्चा की स्वतंत्रता और विरोध, मत के प्रति सहिष्णुता सारी सामाजिक प्रगति की कुंजी है। वाल्टर वेजहार्ट का है, फिर से आप याद कर लें कि चर्चा की स्वतंत्रता और विरोधी मत के प्रति सहिष्णुता सारी सामाजिक प्रगति की कुंजी है। अब आते हैं नए चिंतन में। तो जो समकालीन उदारवादी चिंतन है, जिन्हें नव उदारवादी चिंतन कहते हैं, ये नकारात्मक स्वतंत्रता पर बल देते हैं और अहस्तक्षेप की नीति को उचित ठहराते हैं। जो उदारवादी, समकालीन उदारवादी की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा। खैर, उदारवाद हरदम व्यक्ति के, उदारवाद की जितनी भी संकल्पना आप पढ़ेंगे प्रत्येक समय वो व्यक्ति में हस्तक्षेप की बात नहीं करता, व्यक्ति को फ्री छोड़ने की बात कहता है। अराजकतावाद के थोड़ा सा करीब है, थोड़ा सा करीब है मित्र, बहुत करीब नहीं। आप इसको अराजकतावादी समझने की गलती मत करिएगा। तो ये जो नौ उदारवादी ये क्या कहते हैं, नकारात्मक स्वतंत्रता, अर्थात राज्य कुछ भी किसी भी कार्य को रोकेगा नहीं, व्यक्ति फ्री रहेगा, और उसी स्वतंत्रता को नौ उदारवादी समर्थक करते हैं। और अहस्तक्षेप की नीति के प्रबल समर्थक हैं कि किसी भी कार्य में किसी भी तरह का कोई हस्तक्षेप न किया जाए। और इसका सबसे प्रबल समर्थक बर्लिन रहा, और बर्लिन ने इस पर एक निबंध भी लिखा, एक कृति लिखी जिसका नाम था 4 इजी एसेस ऑफ लिबर्टी, स्वतंत्रता के 4 निबंध। उसी में इस नकारात्मक स्वतंत्रता का वर्णन किया। अब स्वतंत्रता के मार्क्सवादी विचार क्या रहे वो आप जान लीजिए। तो आपको पता है मार्क्सवाद है तो अर्थ की बात होगी, क्योंकि पूंजीपति और अर्थ पे ही पूरा दर्शन मार्क्स का है। तो मार्क्सवादियों के अनुसार स्वतंत्रता का असर व्यवस्था का अभाव, अर्थात क्लासलेस सोसाइटी की बात कर लिया। ये मार्क्सवाद वर्गहीन विहीन समाज के प्रति हरदम स्वतंत्रता चाहते हैं, और वो पूंजीपति वर्ग का विरोध करते हैं और क्लासलेस सोसाइटी की बात करते हैं। तो इनकी भी स्वतंत्रता वही है कि पूंजीपति नहीं हो, हर व्यक्ति फ्री हो
और अपना जीवन एकहरा जीने के लिए फ्री हो, क्योंकि मार्क्स का मानना था कि व्यक्ति दोहरा जीवन जीता है, एक राजनैतिक जीवन या नागरिक जीवन और दूसरा आर्थिक जीवन। तो इन दोनों तरह के जीवन जीने की जो बाध्यता है वो समाप्त हो जाए और व्यक्ति फ्री हो जाए, तो वो मार्क्सवादियों की स्वतंत्रता है। आगे आते हैं समुदायवादियों पे। तो समुदायवादियों की जो स्वतंत्रता है उसके अर्थ ये है कि चार्ल्स टेलर इसके बहुत बड़े समर्थक रहे और उसके अनुसार उपासना या पूजा की स्वतंत्रता आवागमन की स्वतंत्रता से ज़्यादा व्यापक है, ये इनका स्टेटमेंट रहा चार्ल्स टेलर का। और समुदायवादी के अनुसार व्यक्ति का अलग से न कोई स्वतंत्रता होती है न अलग से कोई अस्तित्व होता है। जब वह किसी संगठन के साथ रहना सीख जाता है, उस समुदाय का सदस्य बन जाता है, तो उसकी स्वतंत्रता प्रबल हो जाती है और तभी वो स्वतंत्र है। फिर आते हैं नारीवादियों के हम। तो नारीवादियों के अनुसार स्वतंत्रता का अर्थ पुरुष वर्ग के आधिपत्य से स्वतंत्रता ही सच्ची स्वतंत्रता, क्योंकि नारीवाद हरदम पितृसत्तात्मक राज्य का विरोध करते हैं, पितृसत्तात्मक व्यवस्था का विरोध करते हैं। तो इनका ये मानना है कि पितृसत्तात्मक राज्य से, पितृसत्तात्मक आधिपत्य से मुक्ति ही स्वतंत्रता है। और इसकी प्रबल समर्थका रही कैरल बैटमैन। इन्होंने कहा कि स्वतंत्रता केवल पुरुषों की होती है, महिलाओं की नहीं, महिला केवल पुरुषों के अधीन होती हैं। और ये कहते हुए उन्होंने स्वतंत्रता की मांग की कि पितृसत्तात्मक सत्ता को ख़त्म किया जाए। रूसो की स्वतंत्रता को बाध्यकारी स्वतंत्रता कहता है। रूसो जो है स्वतंत्रता को बाध्यकारी स्वतंत्रता कहता है और इसके अनुसार व्यक्ति को स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जाए, कि एक जनरल स्टेटमेंट है रूसो का। और बहुलवादियों के अनुसार नागरिकता का सार तत्व समुदाय के जीवन में व्यक्ति की सहभागिता है, वही स्वतंत्रता है। तो इस तरह अनेक संगठनों की ये स्वतंत्रता रही। अब अगर हम सबको समराइज करके बात करें तो स्वतंत्रता मुख्य रूप